Hello everyone. So I hope you are liking the JEE Main one shot videos जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं रिसेंटली. आई होप इससे आपकी JEE Main की प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छी हेल्प हो रही है आपको. तो अब मन करता होगा ना कि वन शॉट से हमारा रिवीजन तो हो रहा है, कॉन्सेप्ट तो हमारे ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं या अच्छे से रिवाइज हो जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी कुछ टेस्टिंग भी हो जाए, कुछ मॉक टेस्ट भी मिल जाए. तो हम आपके लिए वो भी लेके आए हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज जो जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों के लिए है, उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं. उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर करें. जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको हमारे ऑनलाइन पोर्टल की डिटेल्स और उसका एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा. जो इंप्रूवमेंट के एरियाज लग रहे हैं वो उसका 360 डिग्री एनालिसिस जो आपको मिलेगा उससे जज करके उनको इम्प्रूव कर लीजिए. ऑल द बेस्ट. हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो होपिंग कि अभी तक की वीडियोस को आपने देखा होगा और उससे आपको किसी भी एक टॉपिक को क्विकली किस तरीके से करना है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, स्पेशली जेई मेन के पर्सपेक्टिव से उसका आइडिया आपको लगा होगा. तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आए हैं. एंड टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन प्रिपरेशन केमिस्ट्री के लिए, एंड दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर आप रीसेंट ट्रेंड्स देखेंगे 2020 2021 में हर शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन जरूर आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. लाइक देयर हैजंट बीन एनी पेपर जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन नहीं है. एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि बड़े सिलेक्टेड से टॉपिक्स हैं जिन पे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हमारे पास चॉइस है कि अगर हम वो टॉपिक सही से समझ लेते हैं तो हम जेई मेन के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. एंड एज यूजुअल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं जेई मेन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. एडवांस के लिए थोड़ी सी अलग टेक्निक्स जरूर रहेंगी. क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके बनाया जाएगा और उस चीज के लिए डील करने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए. लेकिन जेई मेन के लिए अगर हम केमिस्ट्री में दी हुई इंफॉर्मेशन को एक बहुत अच्छे मैनर में याद कर पाते हैं और अप्लाई कर पाते हैं, सो वी कैन डू रियली गुड. सो लेट्स स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. और इंट्रोडक्शन के लिए मैं कुछ जरूरी चीजें जो पूछी भी गई हैं जेई मेन के एग्जाम में और कभी कभी हम निग्लेक्ट कर देते हैं इंट्रोडक्शन जैसा पार्ट कि यार इससे तो क्या ही क्वेश्चन आएगा. तो जैसे क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और विटामिन बी 12, इन तीनों का जिक्र किया गया है कि ये तीनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही हैं और इनमें रिस्पेक्टिवली कौन कौन से मेटल्स हैं वो बड़ा जरूरी है याद रखना. तो मैग्नीशियम का मेटल है इधर. अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली अगर तुक्का भी कोई मार के आए तो भी आयरन का ही शायद तुक्का मारेगा. और विटामिन बी 12 काफी इंपॉर्टेंट, तो वो कोबाल्ट उसमें प्रेजेंट है. तो ये सारी चीजें, ये तीनों अगर हम याद रखें दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार इंट्रोडक्शन के तौर से ये समझें या ऐसा मानिए कि ये सारा डिस्कशन आता ही कहाँ से है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो वो समझने की कोशिश करते हैं. तो आई थिंक आपको वर्नर्स थ्योरी का बहुत ब्रीफ में आइडिया होगा पहले से कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया प्राइमरी वैलेंसी का और सेकेंडरी वैलेंसी का, है ना. वो एक्सपेरिमेंट्स कुछ इस तरीके के थे कि उनके पास कोबाल्ट अमोनिया के जो कोबाल्ट अमोनिया और क्लोरीन, इनफैक्ट तीनों को अगर हम माने तो उसके कंपाउंड थे और उसमें जो उनको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पे नंबर ऑफ आयंस मिल रहे थे वो हर बार अलग अलग मिल रहे थे. तो जैसे सपोज कीजिए कि ये कंपाउंड जिसमें कि 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं और 3 क्लोरीन है, इसको जब एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया तो इसमें एक कैटायन और 3 एनायन मिले. अगले कंपाउंड में देखेंगे तो वहां पे हमें एक कैटायन और 2 एनायन मिले. उससे नेक्स्ट कंपाउंड में हमें एक कैटायन और एक ही एनायन मिला. और लास्ट में अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक कैटायन एक एनायन. इनफैक्ट फॉर्मूला भी देखने में बहुत सिमिलर सा लग रहा है. इनफैक्ट ध्यान से देखेंगे तो सब में ही ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब ये जो क्लोरीन है उसका नंबर सब में 3 है, लेकिन क्लोरीन हर बार एनायन के फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज नहीं हो पा रहा है. तो यहां से कुछ प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ. वर्नर का
ऐसा एक्सपेरिमेंट था। और यहाँ से बेसिकली आइसोमर का भी कॉन्सेप्ट आया। आइसोमर का कॉन्सेप्ट किस तरीके से आया कि अगर हम सेकंड लास्ट और लास्ट कंपाउंड को देखें तो इनका फॉर्मूला, या फिर इन्होंने जिस तरीके से आप बोलिए कि एनायन कैटायन प्रोड्यूस किए, वो चीजें बिल्कुल सेम थी, 1:1 रेशो में प्रोड्यूस किए, लेकिन फिर भी इनकी प्रॉपर्टी अलग है। कौन सी प्रॉपर्टी अलग है? कलर की प्रॉपर्टी अलग है। एक जगह ग्रीन कलर ऑब्टेन हो रहा है, एक जगह वायलेट कलर ऑब्टेन हो रहा है। क्लियर इंडिकेशन है कि दोनों कंपाउंड्स आइडेंटिकल तो नहीं, दे आर नॉट आइडेंटिकल। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमर भी दिख रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है लेकिन कोई ना कोई प्रॉपर्टी अलग है, तो वो आइसोमर भी हो सकते हैं। आइसोमर के बारे में भी हम जरूर पढ़ेंगे कि किस किस तरीके के आइसोमर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहां से वर्नर ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। इन पॉस्टुलेट्स को कोशिश कीजिए आप याद कर पाए, क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि रदरफोर्ड की थ्योरी में क्या क्या चीजें थी, थॉमसन मॉडल में क्या क्या चीजें थी। तो डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि ये पॉस्टुलेट इस थ्योरी से रिलेटेड है या नहीं। तो यहाँ पे जो पॉस्टुलेट्स थे वो बड़े सिंपल से थे कि एक तो वैलेंसी दो तरीके की आएगी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। आज से पहले हमने जो वैलेंसी का डिस्कशन किया होगा वो मेनली कैसी वैलेंसी थी? प्राइमरी वैलेंसी, जिसको हम चार्ज से रिलेट करते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, वही चीज जिसको हम चार्ज से आज तक रिलेट करते आए थे, वो वाला पार्ट प्राइमरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो नॉन आयनाइजेबल है। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है कि दे आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस, ठीक है, एंड द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये एक नया नाम आ गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा अभी 1-2 मिनट में ही। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, क्या है वो बाद में देख लेंगे, लेकिन ये जरूर है कि हर मेटल के लिए एक ऐसा नंबर है जो कि फिक्स भी है और उसकी प्राइमरी वैलेंसी से थोड़ा सा अलग भी है। उस चीज को अभी के लिए हमने सेकेंडरी वैलेंसी बोल दिया। उस सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कुछ चीजें आके अटैच हो रही हैं। वो चीजें और जो जिस मेटल के साथ वो अटैच हुई हैं उस सबको मिला के भी हमने एक नाम दे दिया कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये सारी चीजें डेफिनेशन में आएगी। एंड द आयंस एंड ग्रुप बाउंड बाय सेकेंडरी लिंकेज हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट, यानी कि हमें अलग अलग तरीके की अरेंजमेंट्स मिलेंगी। ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, बायपिरामिडल हो सकता है, पेंटागनल हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है। ये सारी सारी हमें अरेंजमेंट मिलेंगी, ठीक है। तो इन्हीं स्पेशियल अरेंजमेंट्स को हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा भी बोलते हैं। कौन सी शेप उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वजह से बनी है उसको हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा भी बोल देते हैं। एंड जो जो स्पीशीज को हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा है, ये स्पीशीज एज अ होल एक साथ ही रहती है। ये एज इन की आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि जैसे ही हमने इसको पानी में डाला तो ये अलग डिसोसिएट हो गई, नहीं। ये पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट खुद पे एक आप बोल सकते हैं +2 चार्ज कैरी करके एक क्लस्टर की तरह साथ में रहता है। In fact, this point is the main thing which enables us to differentiate between coordination compounds and double salts. वो वाला पॉइंट भी अभी आ जाएगा। तो इनको इन्होंने जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें उन्हें क्या बोलना शुरू किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और जो बाहर वाले आयंस हैं, जो आयनाइज हो गए हैं एक्वस सॉल्यूशन में पुट करते ही, उनको इन्होंने क्या बोलना शुरू किया, काउंटर आयंस। और कुछ शेप जो कॉमन इनको लगी थी कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ये वाली जो अरेंजमेंट्स हैं, ये वाली जो ज्योमेट्रीज हैं, ये काफी कॉमन है एज कंपेयर टू अदर शेप्स। तो ये सारी की सारी चीजें वर्नर की थ्योरी में इंक्लूड हुई थी, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनफैक्ट बिल्कुल लास्ट में वी विल डू PYQs आल्सो एज वी हैव डन अर्लियर इन द वीडियोस। तो वहां पे भी आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस सेक्शन से ज्यादा आ रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक अगर हम एग्जांपल लें कि किस तरीके से डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक दूसरे से अलग हैं। सपोज करो कि कोई बोलता है कि मेरे पास कार्नलाइट है विच इज लाइक KCl MgCl2 6H2, और कोई बोले कि मेरे पास ऐसा कुछ कंपाउंड है K2 और यहाँ पे आप आयरन पुट कर लीजिए, सपोज
कीजिए, यहाँ पे Cl6 पुट कर दीजिए, मेक इट K3 Cl6, ऐसा कुछ बना दिया। तो बोले कि अब यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि दो मेटल्स हैं, उनके काउंटर आयन्स हैं, यहाँ भी ऐसी फीलिंग आ रही है, दो मेटल्स हैं, उनके काउंटर आयन्स हैं। तो ये दोनों अलग कैसे हैं? ये दोनों अलग इस तरीके से होंगे कि इसमें अगर हम देखें तो जैसे ही आप इसको वाटर में पुट करेंगे, आपको K+ अलग मिलेगा, Cl- अलग मिलेगा, Mg+2 अलग मिलेगा, और Cl-2 इसके भी अलग से मिलेंगे। वाटर ऑफ कोर्स एक्वस सॉल्यूशन में इट विल बी डिस्पर्स्ड। यहाँ अगर आप ऐसा कुछ ट्राई करेंगे, ये ब्रैकेट वाली एंटिटी साथ में ही रहेगी, ये अलग नहीं हो सकती। तो आपको FeCl6 3- ये ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। इट वुड बी लाइक कि आपको यहाँ पे 3K+ मिल जाएंगे, और FeCl6 कैरिंग 3 नेगेटिव चार्ज ये अलग से दिख जाएगा। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डबल सॉल्ट हो या कोई चीज हो, वो जैसे ही आप ऐसा समझिए कि एक्वस सॉल्यूशन में पुट करेंगे, इट स्टार्ट्स लाइक डिसइंटीग्रेटिंग, डिसोसिएट हो जाता है वो पूरा का पूरा। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरीके से डिसइंटीग्रेट नहीं होते, होते भी हैं तो जो उनका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो इंटैक्ट रहता है, ठीक है। मोहर सॉल्ट का एग्जांपल लिया गया है, पोटैश अलम का एग्जांपल लिया गया है, ये सारे एग्जांपल हैं बस ये बताने के लिए कि ये सारे डबल सॉल्ट्स हैं। डू नॉट कंफ्यूज देम विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एक चीज और अगर आप देखेंगे, मोहर सॉल्ट और ये कार्नलाइट, ये सारी चीजों के किसी ना किसी फॉर्म में PYQ आ रखे हैं। जो चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, एनीथिंग विच इज मेंशन्ड इन NCERT शुड बी रिमेम्बर्ड इन केमिस्ट्री, एज सिंपल एज दैट। आप अगर उसको याद कर लेंगे आपको फायदा होगा। एक क्वेश्चन अगर मैं रिलेट कर पाऊँ तो ऐसा कुछ था कि मोहर सॉल्ट दिया गया था और कोई एक और सॉल्ट दिया गया था, और दोनों सॉल्ट के H2O का रेशियो क्या था, ये क्वेश्चन था कि दोनों सॉल्ट में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पे वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हैं, किसमें कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हैं, ये हमें बताना था। मोहर सॉल्ट पे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो कई बार N फैक्टर का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये चीजें ऐसा जरूरी नहीं है कहीं एक्सप्लिसिटली दी हूं, लेकिन क्योंकि मोहर सॉल्ट का जिक्र NCERT में किया गया है, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। आपको पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। N फैक्टर की जो मैं बात कर रहा था वो तो अगर आप सोचें तो Fe+2 स्टेट में है, अभी +3 में जाएगा तो N फैक्टर 1 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे अजीब अजीब सी बातें मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा, स्पेशली रिलेटेड टू JEE मेंस। तो इसका N फैक्टर 1 होता है, कई बार पूछा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन में भी। आगे चलते हैं, कुछ डेफिनेशंस जो कि रिलेटेड हैं उनके बारे में जल्दी से जिक्र कर लेते हैं। किसी कंपाउंड को आई थिंक लेके क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाएगा। तो K3Fe Cl6 का एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, इससे डील करना काफी आसान हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का अगर हम जिक्र करें तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये वाला पार्ट है, बेसिकली जो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन सराउंडेड बाय आप बोल सकते हैं या तो कुछ न्यूट्रल स्पीशीज या फिर नेगेटिव स्पीशीज, जो कि एक पर्टिकुलर स्पेशियल अरेंजमेंट में रह रहे हैं। तो वो पूरी की पूरी क्या हो गई हमारे लिए? कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई, ठीक है। इनफैक्ट इसी से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की भी जो डेफिनेशन रहेगी वो भी यही है कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन हो और उसको सराउंड करने वाले जो न्यूट्रल या फिर चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उस सबके स्पेशल अरेंजमेंट को यू कैन कॉल कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सेंट्रल मेटल एटम या आयन की बात हो रही है तो आप आई थिंक डिड्यूस कर सकते हैं कि आयरन यहाँ +3 स्टेट में है, तो ये सेंट्रल, हम एटम नहीं बोलेंगे, दिस इज सेंट्रल मेटल आयन। लीगेंड्स की अगर बात करें तो लीगेंड्स किसे बोला जाएगा? वही जो बार बार हम न्यूट्रल या फिर नेगेटिव मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, दैट इज लीगेंड, ठीक है। तो जो जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो रोल Cl6, तो मतलब वो तो 6 Cl के आयन्स आपने यूज किए हैं, तो Cl- जो आयन है वो यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एज अ लीगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितने लीगेंड्स अटैच हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम आयन से, या फिर तो उसको अगर आप देखेंगे तो दैट इज 6। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू बेसिकली कोऑर्डिनेशन एंटिटी। पॉलीहेड्रन की हमने बात की थी, जो स्पेशल एक स्पेशियल अरेंजमेंट आ रहा है हमारे पास, स्पेस में किस तरीके से अरेंज हुई हैं ये चीजें, वो वाला पार्ट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन हो जाएगा। तो अगर सपोज कीजिए ये 6 जो लिगेंड्स लगे हैं, इन्होंने आयरन के आसपास एक ऑक्टाहेड्रल क्रिएट किया है, तो उस पार्ट को हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बोल पाएंगे।
एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, जो भी सेंट्रल एटम पे चार्ज आ रहा है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। होमोलेप्टिक, हेट्रोलेटिक, होमो हेट्रो हर बार क्या रेफर कर रहे होंगे कि चीजों में किस हद तक सिमिलैरिटी है या डिसिमिलैरिटी है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं होमो का मतलब है कि सारी चीजें यूनिफॉर्म है। तो अगर हमारे पास एक ही तरह के लिगेंड्स हैं, जैसे जो भी कंपाउंड लिए उसमें सिर्फ जो लिगेंड का काम कर रहा है वो कौन है, Cl माइनस, तो वो वाला कंपाउंड हम होमोलिटिक कंपाउंड या होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं जिनमें मोर देन वन लिगेंड्स हो, तो उनको फिर हम हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स एसोसिएटेड रहती हैं इससे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कुछ फॉर्मूला वगैरह के लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास, उनको जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें फॉर्मूला लिखना चाहिए। फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे मेन हमें ध्यान रखना है सेंट्रल मेटल एटम को पहले लिखना है। ठीक है, सेंट्रल एटम को आप पहले लिखिए, लीगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, ये भी जरूरी है। और लीगेंड की जो प्लेसमेंट है वो उसके चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब अगर हम देखें पॉलीडेंडेट लिगेंड्स, पॉलीडेंडेट यहाँ पे वर्ड यूज हो गया, तो पॉलीडेंडेट लिगेंड का मतलब क्या हो गया, ऐसे लिगेंड जो कि एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ लिगेंड्स का जिक्र कर रहे हैं तो Cl माइनस इफेक्टिवली क्या कर रहा है, Cl माइनस Fe+3 को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ऑब्वियसली वी विल बी टॉकिंग इन मच मोर डिटेल इन वीबीटी एंड सीएफटी। तो ये लोन पेयर डोनेट क्यों कर रहे हैं, ताकि इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाए, वर्नर की थ्योरी से अगर रिलेट करें तो। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ये पॉलीडेंडेट का जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ऐसा लिगेंड जिसमें 2 और मोर डोनेशंस हों जहां पे लोन पेयर के। ठीक है, जो साइमल्टेनियसली 2 या फिर 2 से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करेगा, ऐसे लिगेंड को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे लिगेंड को आप पॉलीडेंडेट लिगेंड बोल सकते हैं। उनको भी अल्फाबेटिकली लिस्ट करना है। और अगर हम कोई भी एब्रिवेशन यूज करते हैं तो फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रिवेशन इज यूज टू डिटरमिन द पोजिशन, है ना। तो अल्फाबेट में कैसे डिसाइड करना है, जो भी एब्रिवेशन हमने यूज की है उसके बेसिस पे। तो EN जैसे इथाइलिन डायमीन के लिए आप देखेंगे, इथाइलिन डायमीन मैंने बोल दिया है, तो एक बार ड्रॉ भी कर देता हूँ, पॉलीहेड्रन का थोड़ा एग्जांपल भी हो जाए, पॉलीडेंडेट का एग्जांपल हो जाएगा, वैसे तो बाईडेंडेट है। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसको EN हम एब्रीवेशन यूज कर लेते हैं, तो जब डिटरमिन करने की बात आएगी तो वी कैन सिंपली गो अहेड विद EN। फॉर्मूला जो है पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, उसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना होता है। और लिगेंड्स अगर हो पॉलीएटॉमिक, जैसे कि Cl माइनस तो एक ही एटम को कंस्टिट्यूट कर रहा है, बट अमोनिया है या कोई भी पॉली एटॉमिक लिगेंड हो, तो उसके फॉर्मूला को भी हम पैरेंथेसिस या फिर आप समझिए जो राउंड ब्रैकेट है उसमें हम पुट करते हैं। एंड लिगेंड एब्रिवेशंस आर आल्सो एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, तो EN को भी अगर हम ब्रैकेट में पुट कर दें तो दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन लिगेंड्स एंड मेटल विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जब साथ में लिख रहे हैं तो कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। एंड द फॉर्मूला इज टू बी रिटन विदाउट द काउंटर आयन, यानी जब आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं उस टाइम तक कोई भी काउंटर आयन का रोल नहीं है। इनफैक्ट आपको ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी आई है इस पे चार्ज आपको लिखना है, जैसे इस तरीके से जो भी इस पे चार्ज आए वो चार्ज आप लिख दीजिए। एंड जो 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 भी चार्ज आएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, उसको बैलेंस हम किसके थ्रू करेंगे, उसको बैलेंस हम करेंगे किसी ना किसी काउंटर आयन के थ्रू। तो ये सारे बेसिक रूल्स हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। नेमिंग की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस नेमिंग पे भी जरूर आ जाते हैं। वैसे अगर आप देखें तो एक एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो भी कंपाउंड है इनको किस तरीके से लिखा गया है, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेटल को लिखा गया है, बड़ा सिंपल सा रूल है, ब्रैकेट में इंक्लोज किया गया है। जब भी पॉलीएटॉमिक हमने कोई चीज ली है उसको राउंड ब्रैकेट में भी पुट किया है। और अगर आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर हम अलग से लिखना चाहते तो उसको कुछ Cr NH3 3 H2O और फिर 3 ऐसा लिखा जाता। ठीक है,
और यहाँ पे NH3 का पॉइंट नहीं है, यहाँ पे अमोनिया इसे बोला जाता है, इसलिए इसको पहले पुट किया गया है। ये चीज भी हमें समझनी बड़ी जरूरी है, ठीक है। तो ये अमोनिया है ना, मतलब ऐसा नहीं सोचना कि N तो H के बाद आता है, इसको पहले क्यों लिख दिया है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब लिख रहे हैं तो उसके नाम को कंसिडर करना है। चलिए, रूल्स की अगर बात करें तो पहला रूल क्या है कि कैटायन को हम पहले नेम करते हैं, चाहे हम कैसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी ले आए। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर को पहले रूल करना है, पहले नेम करना है। पहले नेम हमेशा किसको किया जाएगा, कैटायन को। लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो नाम लिखते टाइम तो हमने क्या किया था, पहले सेंट्रल एटम को लिखा था। फॉर्मूला लिखते टाइम तो हमने पहले सेंट्रल मेटल एटम को लिखा था, लेकिन नाम लिखते टाइम आपको पहले लिगेंड्स को लिखना है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान देनी है, ठीक है। और नेम ऑफ एनाइनिक लिगेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ओ पे खत्म करना है। तो क्लोराइड नहीं होगा, क्लोराइडो होगा। ब्रोमाइड नहीं होगा, ब्रोमाइडो होगा, ठीक है। और अगर देखेंगे तो कुछ चीजों के नाम अलग होते हैं, उनके जो हमने कॉमन नेम बना रखे हैं उससे। तो जैसे H2O अगर आएगा तो उसको आप एक्वा लिखेंगे, अमोनिया आएगा तो अमाइन लिखेंगे। अमाइन नहीं बोलते ताकि कंफ्यूजन ना हो, अमाइन बोलते हैं, ठीक है। CO को कार्बोनिल लिखेंगे, NO को नाइट्रोसिल लिखेंगे। तो ये जो 3-4 कन्वेंशंस हैं, इनको भी आपको याद रखना है। और ऑब्वियसली वैसे देखेंगे तो इनमें क्योंकि ये सारे के सारे पॉलीएटॉमिक हैं, यू शुड कीप देम इन ब्रैकेट्स आल्सो। प्रीफिक्स यूज किए जा सकते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, ये सब तो काफी कॉमन सी ही बात है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि कभी कभी हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस ये सब वर्ड भी यूज करते हैं। उनका यूज करने का सबसे मेन लॉजिक क्या है, वो लॉजिक है कि अगर आपके लीगेंड के नाम में ही डाई ट्राई आ जाए और फिर आप डाई ट्राई यूज करें तो दैट इज लाइक समथिंग कंफ्यूजिंग। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ये नाम देखिए, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। क्या समझ आ रहा है कि है तो फॉस्फीन जैसा बट ट्राईफिनाइल लगा हुआ है, यानी PH3 की बात नहीं हो रही, PH3 जैसे कुछ की बात हो रही है। तो हर हाइड्रोजन को हटा के फिनाइल लगा दिया तो PPH3, ऐसा कुछ हमने यहां बना दिया, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, अब इसमें पहले ही ट्राई आ गया ना, तो ऐसा नहीं है कि इसके नाम में आप पहले डाई लिख दें फिर ट्राईफिनाइल जो उसका नाम है वैसे लिख दें, नहीं। अगर आपने दो यूज किए हैं जो कि यहां से दिख रहा है, सो यू शुड गो अहेड विद बिस। तो ऐसे लिगेंड्स जिनके खुद के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आ जाता है और उन लिगेंड्स को आप मल्टीपल क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे यू गो अहेड विद दिस थिंग, बिस, ट्रिस, ठीक है। जैसे क्लोराइड है तो पहली बात तो क्लोराइड नहीं लिखोगे, क्लोराइडो लिखोगे, ओ लगाओगे। और दूसरी बात ये है कि उसके आगे डाई लिखने से काम चल जाएगा, वहां पे बिस लिखने की जरूरत नहीं। ऑक्सीडेशन हमें लिखनी है, बिल्कुल लिखनी है, और रोमन न्यूमेरिकल लगाना है, ठीक है जी। और उसको भी ऑफ कोर्स ब्रैकेट में क्लोज करना है। एंड अगर जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन है तो जो नेम है एलिमेंट का वो यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे CO कोबाल्ट बन गया, PT प्लैटिनम बन गया। लेकिन अगर जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायन है तो फिर हम लास्ट में क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। तो फिर कोबाल्ट लिखने से काम नहीं चलेगा, फिर वो बन जाएगा कोबाल्टेट, ठीक है। और कई बार जैसे आयरन अगर आ रहा है तो फिर वो आयरनेट नहीं लिखोगे, उसको फेरेट लिखोगे, जो उनके लैटिन नेम्स है उस पे जाओगे आप, ठीक है। सिल्वर है तो अर्जेंटेट लिखोगे, इस तरीके से। ये चीज थोड़ा सा हमें ध्यान रखनी। तो इसके बेसिस पे ये 3 क्वेश्चन है। आई थिंक आपको मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, बाकी 2 आप ट्राई करो। उनके जो भी आंसर्स आपको लगता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखो। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहला रूल क्या था, पहला रूल ये था कि जी आपको नाम करते टाइम कैटायन को पहले नाम करना है। तो कैटायन तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी ही है, इसी को नाम करेंगे। दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल ये था कि फॉर्मूला लिखते टाइम तो मेटल आगे होना चाहिए बट नाम में आगे नहीं होना चाहिए। तो यहां तो आप लिखोगे ट्राई अमाइन, ठीक है। ऐसे ही ट्राई एक्वा, क्रोमियम पे कितना चार्ज दिख रहा है उसको बैलेंस करने के लिए 3
Cl हमने लगाए हैं, 3 Cl माइनस लगाए हैं, तो ऑब्वियसली क्रोमियम पे इसका मतलब +3 चार्ज था। ठीक है, इस तरीके से लिखिए आप उसे, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, और यहाँ पे क्रोमियम है तो क्रोमियम ही लिख देते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखना ना, फिर क्रोमियम, यहाँ पे आप इस पे जो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी लिखिए, और हो गया ये नाम तो पूरा, लास्ट में क्लोराइड। ठीक है, कभी ऐसा घटिया डाउट आए कि ट्राई क्लोराइड क्यों नहीं लिखा, नहीं लिखना, MgCl2 लिखते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड ही लिखते हैं ना, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड जैसा तो नहीं लिखते ना कुछ। ठीक है, बाकी दो के नाम आप ट्राई कीजिए, ये कंपाउंड, ये वही कंपाउंड है जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया था, इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, जब ये मरकरी नेगेटिव वाली साइड आएगा तो फिर इसको 8 लगाना है, और जो इसका लैटिन नेम है वो यूज करना है। so just give it a try and you should write it in the comment section कि आपको क्या लगता है इनके क्या नाम सही होंगे। ठीक है, वो भी ट्राई करते हैं। चलिए आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। हमने बिल्कुल शुरू में ही देखा था कुछ कंपाउंड ऐसे थे जो आइसोमेरिज्म शो करने की टेंडेंसी रखेंगे। लेट्स सी कि किस तरीके के वो कंपाउंड्स हो सकते हैं या किस तरीके के वो आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। तो पहले हम जो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ऑब्वियसली 2-3 तरीके के आइसोमेरिज्म होंगी, स्ट्रक्चरल हो सकता है, और देखेंगे तो कौन सा होगा, स्टीरियो में यू कैन गो हेड विद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म के काइंड है। स्ट्रक्चरल में कौन कौन से तरीके हैं, स्ट्रक्चरल में तरीका हुआ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका क्या है, जब आपका काउंटर आयन जो लगाया था आपने चार्ज बैलेंस करने के लिए, वही किसकी तरह एक्ट करने लग जाए, लीगेंड की तरह एक्ट करने लग जाए। यानी क्लोरीन, जो शुरू के केसेस हम देख रहे थे वर्नर्स थ्योरी वाले केसेस, वहां पे क्लोरीन था तो काउंटर आयन, लेकिन वही अंदर जाके लीगेंड का काम भी करने लग गया। ठीक है, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे, ऐसी चीज को हम बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमर, जहां पे जो काउंटर आयन लगा हुआ है वो लिगेंड का काम करने लगता है। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का मतलब हुआ कि जी अगर इसको आप देखें तो वाटर है यहाँ पे, तो वाटर अभी के लिए सॉल्वेंट है, और यही वाटर यहां पे देखेंगे तो एड ऑन हो गया लीगेंड की तरह। तो जब आपका सॉल्वेंट लीगेंड की तरह एक्ट करने लग जाए, वहां पे कितने थे, पहले 5 वाटर थे और अब कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए अंदर, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। तो जब आपका सॉल्वेंट जो है वही एक्ट करने लग जाए लीगेंड की तरह, तो फिर कौन सा आइसोमेरिज्म बन गया, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बन गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। कलर का क्योंकि जिक्र किया हुआ है उसको आप जरूर जरूर याद रखें। क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ वॉयलेट कलर का है, क्रोमियम +3 वॉयलेट कलर शो कर रहा है। एक वाटर को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ने, तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि वो ग्रे ग्रीन बन गया। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज, कोई ऐसा भी समझ सकता है कि ये क्लोरीन ही तो अंदर रिप्लेस करने गया है, तो इसका मतलब तो ये अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं देखूं तो मेरे को कौन सा आइसोमेरिज्म दिखेगा, दिस कैन बी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आल्सो। ठीक है, तो वो आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए जाएंगे कि आप एक अप्रोप्रिएट तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए। बट ऑब्वियसली अगर सॉल्वेंट बाहर से जाके किसी चीज को रिप्लेस कर रहा है तो वो चीज रिप्लेस होके बाहर ही आएगी, वैसी ही बात है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर H2O ने जाके किसी काउंटर आयन को रिप्लेस किया तो उस सेंस में वो क्या हो जाएगा, दैट कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। उल्टा अगर सोचेंगे तो दैट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्यों नहीं है, सपोज कीजिए अंदर अमोनिया लगा होता, वाटर अमोनिया को जाके रिप्लेस कर दे और वाटर ही सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म तो हो जाता, लेकिन अमोनिया तो काउंटर आयन की तरह एक्ट नहीं कर सकता ना, तो उस टाइम पे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं। ठीक है ना, दो अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए दो अलग अलग नाम दिए गए हैं, नहीं तो देते ही क्यों नाम अलग। ठीक है, अच्छा एक चीज और क्या ध्यान रखनी है आपको, लिंकेज आइसोमेरिज्म, वेरी वेरी पॉपुलर आइसोमेरिज्म, जहां पे आपके पास एम्बीडेंडेट लिगेंड है। एम्बीडेंडेट लिगेंड का मतलब क्या हो गया, ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 डोनर साइट्स हैं, यूज कोई एक ही करता है, यानी कभी मन किया तो ये वाली डोनर साइट यूज कर ली, कभी मन किया तो कोई दूसरी डोनर साइट यूज कर ली। सबसे फेमस एग्जांपल NO2 का, NO2 माइनस अगर आप देखेंगे
तो जो हमारा नाइट्राइट लिगेंड है, नाइट्राइट लिगेंड में वी हैव द ऑप्शन कि हम लोन पेयर कौन सा डोनेट करवाना चाहते हैं, नाइट्रोजन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें तो दूसरा जो ऑप्शन है वो कैसा हो सकता है, ऑक्सीजन के थ्रू भी डोनेट कर सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम देखें तो नाइट्राइट लिगेंड जब ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट करता है तो वहां पे कौन सा कलर आता है, रेड कलर आता है। और जब नाइट्राइट लिगेंड नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट करता है तो वहां पे येलो कलर आ जाता है। तो ये सारे जो कलर आ रहे हैं ना, इनको भी हमें साथ साथ लिखना है। इनफैक्ट वीडियो देखते देखते आप ये काम कर सकते हैं, जितने भी कंपाउंड्स आए हैं, जितने भी कलर्स आए हैं, उन सबको आप कहीं ना कहीं लिस्ट डाउन कर लें अलग से, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको ऐसे छांटने पे कभी कभी नहीं भी मिलते हैं, मिस हो जाएंगे, लेकिन अभी वीडियो बनाते बनाते जो भी कंपाउंड्स मेरे को दिखे मैंने उनको यहाँ पे लिख दिया। आप वीडियो देखते देखते जो भी कंपाउंड्स कलर वाले आपको दिख रहे हैं आप उनको अलग से लिख लीजिए, लास्ट में उनका कलर याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। अभी इससे जस्ट पहले क्या क्या डिस्कशन आया था, इससे पहले ये वाटर वाले कंपाउंड का डिस्कशन आया था, यहाँ भी कलर है। तो अगर आप एक एक जेई मेन के क्वेश्चंस को देखेंगे ना, कलर पूछने लग गए हैं डायरेक्ट। पहले कलर का कंपैरिजन होता था, वो तो फिर भी हम यहाँ पे जब कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आएंगे तो सीखेंगे किस तरीके से गैप से रिलेट करके चीजें एडजस्ट हो जाती थी। अब ये जो कलर पूछने वाली चीज है, ये तो अगर आपको याद है तो याद है, नहीं याद तो नहीं याद, इसमें कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको भी ट्राई करना है। लास्ट कंपाउंड या लास्ट तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन सा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बहुत ही सिंपल आइसोमेरिज्म है। क्या हो रहा है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास प्लैटिनम है, ठीक है, या हम कोई और चीज भी ले सकते हैं, चाहे तो क्रोमियम ले सकते हैं, क्रोमियम NH3 होल 6, तो इसकी वजह से +3 चार्ज आया। और यहाँ पे आपने क्रोमियम और Cl6 ले लिए, इसकी वजह से -3 चार्ज आया। यानी कैटायन और एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटीज की तरह एक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो जब कैटायन और एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटीज की तरह एक्ट करती हैं, उस टाइम पे आप बोल सकते हैं कि जो आइसोमेरिज्म है वो कौन सा आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो होने की पॉसिबिलिटी होती है। कैसे पॉसिबिलिटी होती है, सपोज कीजिए इसका एक क्लोरीन आयन निकल के इसमें चला गया, जिसकी वजह से इसका एक अमोनिया आयन निकल के दूसरी साइड चला गया। तो हमने अगर इसको NH3 5 Cl, ऑब्वियसली माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाएगा, टेंशन मत लेना, है ना। ये चार्ज यहाँ +2 हुआ और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ चार्ज अब बन जाएगा आपके पास क्रोमियम Cl5, और यहाँ पे नहीं, पहले लिखते टाइम वी शुड गो विद अमोनिया, क्योंकि अमोनिया है ना इसका नाम, और Cl5, ठीक है। चार्ज अपने आप ही यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये वाला जो कंपाउंड आया, इस वाले कंपाउंड को आप क्या बोल पाएंगे, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ठीक है। तो जब जब आपस में दो एनायन और कैटायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हैं और उन्होंने अपना कोई लिगेंड एक्सचेंज किया है, उस टाइम पे हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं। एक चीज आपको मैं बताऊं बड़ी इंपॉर्टेंट सी, ये दोनों एंटिटीज एक दूसरे से जुड़ी कैसे हुई हैं, चार्ज के थ्रू जुड़ी हुई हैं। अगर वो चार्ज आप खत्म कर देंगे तो वो दोनों एंटिटीज एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं रहेंगी। तो बहुत बार जब आइसोमर्स के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि दोनों ब्रैकेट पे 0 चार्ज ना क्रिएट करें, क्योंकि फिर उसको साथ में रख पाना दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। अच्छा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास दो तरीके के आइसोमर्स हैं। हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। दोनों बड़े रिलेटेड से हैं, स्पेशली इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वहां पे अगर आप ऑर्गेनिक में देखें तो फिर भी अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है, बट यहाँ पे काफी हद तक सेम है। तो आपको ऐसा समझना है कि इफ वी हैव वेरियस काइंड ऑफ ज्योमेट्रीज जो कि पॉपुलर हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर है ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल की भी कई जगह बातें हैं, और स्क्वायर प्लेनर भी। तो इनमें ये समझ लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से तरह के जो ज्योमेट्रीज हैं उनसे किसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमें मिलता है, किसमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए कि सपोज कीजिए आपके पास ये अलग अलग आइसोमर्स आए, अलग अलग ज्योमेट्रीज आए। लेट्स स्टार्ट विद ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल में अगर आपके पास सारी की सारी एंटिटीज इस फॉर्म में आ गई, यानी कि आपका जो मेटल है वो तो एम है ही, लेकिन जो भी उसको सराउंड किया है वो सारे के सारे सेम है एग्जैक्टली, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिपेंड ही किस पे करता है कि पोजीशन में डिफरेंस है या नहीं, इसमें तो कोई आ ही नहीं सकता डिफरेंस। आप MA5B लीजिए, यहां भी कोई डिफरेंस नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बी के सामने या बाकी सारी जगह भी किसने सराउंड किया हुआ है, ए ने सराउंड किया। बट द मोमेंट यू मेक इट MA4B2, MA4B2 बनाते ही यू गेट अ चॉइस कि आप बी को 90 डिग्री एंगल पे रखना चाहते हैं। अभी देखेंगे तो एंगल कितना डिग्री है इनमें, 90 डिग्री हुआ ना। दिस इज अ क्या बोलना चाहिए, स्क्वायर बाय पिरामिडल। केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू ये तो हमें पता है, तो ये स्क्वायर बाय पिरामिडल है। तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री पे रखा है, और इसी चीज को अगर आप देखें तो इसी चीज को आप ऐसे भी रख सकते हैं कि ये बी रखा और नीचे भी एक बी रख दिया। ठीक है, तो अब ये कितने डिग्री पे हो गए, अब ये हो गए 180 डिग्री। तो इस टाइम पे हम क्या बोल सकते हैं, इस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि दिस बिकम्स बेसिकली, जो ऊपर वाली फॉर्म थी वो सिस फॉर्म थी, और अब ये एंगल जब हमने दोनों के बीच में 180 डिग्री किया, ये वाली फॉर्म कौन सी फॉर्म बन गई, ट्रांसफॉर्म बन गई। ऊपर वाली फॉर्म को मैं सिस फॉर्म बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब भी MA4B2 जैसा केस आया, यहाँ पे कैसा आइसोमेरिज्म दिखने लग गया हमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ये एक क्वेश्चन है। वो देखने के लिए हमेशा हमेशा आप सोचिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी का सबसे सिंपल और जो मतलब एक डेफिनेट तरीका है वो क्या है, कि उसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। किसी भी कंपाउंड में अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है तो ऑब्वियसली, अगर इसकी प्रेजेंस है, सपोज कीजिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है उसमें, तो वो बना फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव, फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। और अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री सारे के सारे एब्सेंट हैं तो फिर वो बन जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये जज करना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये देखना भी हमें रहेगा हमेशा। ठीक है, अच्छा, ऊपर वाले कंपाउंड्स में अगर दोनों ही केसेस में देखें, सबसे आसान तरीका क्या है देखने का कि यहाँ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो अगर मैं आपको बताऊं, आप ऐसा सोचिए, 1 2 ये ट्रांसपेयर है, 3 4 ये भी आपस में पोजीशंस अगर देखें, ट्रांसपोजिशन से, पेयर नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, ट्रांसपोजिशन से। आप एक ऐसा प्लेन इमेजिन कीजिए जो कि 1 4 3 2 इसको कंटेन कर रहा है। ठीक है, अ प्लेन विच इज कंटेनिंग ऑल दीज 4 एटम्स, उस प्लेन के पीछे भी ए है, उस प्लेन के आगे भी ए है। द मोमेंट यू सी दिस, यू आर एबल टू सी अ सिमेट्री। ठीक है, एक ऐसा प्लेन कट किया मैंने जिसके पीछे भी ए है और आगे भी ए है, एंड वी आर एबल टू डू इट। तो इसमें ये वाला कंपाउंड हमारे पास कैसा आया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, आगे चलते हैं। इस कंपाउंड में अगर आप देखें ढंग से, यहाँ क्या समझ आ रहा है, यहाँ समझ आ रहा है, आप बीच में से स्लाइस कर दीजिए, ये तो बड़ा ही आसान है, ऊपर भी बी है नीचे भी बी है। ठीक है, तो ये भी कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बहुत सारे कंपाउंड्स आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखेंगे, बट वो आपस में कोई ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो चेक करने के लिए आपको अलग से देखना पड़ेगा। ठीक है, एक काफी पॉपुलर फॉर्म MA3B3, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है इस पे, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर पे। सबसे पहले आपने कंपाउंड को इस तरीके से रख दिया, लिगेंड्स को ऐसा आपने अरेंज किया। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इस केस में हमारे पास क्या समझ आ रहा है कि भाई ये तीनों चीजें मिलके एक ट्रायंगल का फेस बना रही हैं। ये तीनों चीजें मिलके एक ट्रायंगल का फेस बना रही हैं, और इस ट्रायंगल के फेस की वजह से हम क्या बोलेंगे इसको, फैक आइसोमर या फिर फेशियल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक फेस आया, और MA3B3 का ये फैक फॉर्म है। इसी का एक मर फॉर्म भी होता है, मेरीडोनल फॉर्म। तो उसमें क्या है, उसमें तीनों चीजें मिलके एक प्लेन बना रही हैं इस तरीके से। ठीक है,
ये तीनों चीजें भी मिलके एक प्लेन बना रही हैं। अब वो प्लेन आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे वो अलग बात है, लेकिन ये तीनों चीजें भी मिलके एक प्लेन बना रही है। कौन सा प्लेन? वही जो 1 2 3 4 वाला प्लेन बनाया था, थोड़ी देर पहले बनाया था ना, ये वाला। ऐसा इस प्लेन के अगली साइड भी ए है, पीछे वाली साइड भी ए है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इनको भी हमने दोनों को ऑप्टिकली इनएक्टिव ही लिखा है ना, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिल्कुल सही। फैक्ट वाली फॉर्म काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है, कभी कभी देखने में कंफ्यूजन हो जाती है, लगता है ये तो कहीं सिमेट्री वगैरह दिख ही नहीं रही, कोई ट्रांसपेयर नहीं दिख रहा, फिर कैसे सिमेट्रिक हो जाएगा? एक ऐसा प्लेन इमेजिन कीजिए जो ए, एम और बी के थ्रू पास हो रहा हो। अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू ए जो ऊपर है, एम जो सेंटर में, बी जो नीचे। उस प्लेन के पीछे की साइड भी ए बी है, उस प्लेन के आगे की साइड भी ए बी है, यानी ये फॉर्म भी कैसी है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो ये जो भी हमने केसेस किए इसमें आपको अभी तक तो ऑप्टिकल एक्टिविटी एज सच शायद दिखने में नहीं मिल रही है। एक केस मैं बता देता हूं जहां पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगी ऑप्टिकल एक्टिविटी। दैट केस इज लाइक एम, लेट्स हैव EN, है ना? EN क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? डाइडेंडेट लिगेंड यूज कर रहा हूँ, लेट मी यूज EN ओनली, B2। ठीक है, आपके पास M इस तरीके से एसोसिएटेड है, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ कैसे एसोसिएटेड है? यहाँ भी ये ऐसे एसोसिएटेड है कि जी एक बार आपने EN को लगाया यहाँ, एक बार EN को लगाया यहाँ, ये तो ट्रांसपेयर बन गया। ठीक है, बी भी लगे हुए हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली ऑप्टिकली इनएक्टिव। बीच में से कट करो, ऊपर भी बी है नीचे भी बी है। वर्टिकली कट करो, लेफ्ट में भी रिंग दिख रही है, राइट में भी रिंग दिख रही है। यहाँ पे अगर देखें, अगर हमने चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने की कोशिश की, इसमें ना बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है, समझ ही नहीं आता कि ऑप्टिकली एक्टिव है क्यों। आप एक्सिस डिसाइड कर लो। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस मान लो तो ये -x हो गई, इसको y एक्सिस मान लो तो ये -y हो गई। x से y जा रहे हैं तो राइट हैंड थंब रूल से ये हमारे पास z एक्सिस होगी। ठीक है, ये z है और ये माइनस, ठीक है ना? तो अगर अगर मैं देखूं कहानी क्या है कि अभी जो मैंने रिंग बनाई है EN की, EN क्योंकि डाइडेंडेट है तो इकट्ठे जुड़ा होगा ना दोनों से, तो वो रिंग कौन से प्लेन में आई है? XZ प्लेन में, XZ प्लेन में। और अगर मैं इधर से ये वाली रिंग बना दूं तो ये कौन से प्लेन में आ रही है? ये प्लेन आ रहा है इसका जी YZ प्लेन। ऑब्वियसली दो अलग अलग प्लेन हो गए ना ये तो, एक रिंग XZ प्लेन में बनाई है, एक रिंग YZ प्लेन में बनाई है, यहाँ ऑफ कोर्स आपने BB लगाए हैं, तो बेटा ये जो कंपाउंड बनेगा इसमें सिमेट्री नहीं आएगी। ठीक है, देयर वोंट बी एनी सिमेट्री एंड दिस कंपाउंड विल बी फाइनली ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऐसे केसेस हमें देखने हैं कि भाई कौन से केस में क्या चीज हमें ऑब्टेन हो पा रही है, कहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, कहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है। आप देखेंगे जहां पे भी डाइडेंडेट लिगेंड्स हो रहे हैं, यू शुड बिकम मोर अवेयर विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि वहां पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर आप टेट्राहेड्रल की बात करें, टेट्राहेड्रल में देखिए कंडीशन आई थिंक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबको पता है कि अगर आप टेट्राहेड्रल बना रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी चाहिए, तो फिर तो एक ही केस बनेगा। क्या केस बनेगा? सब कुछ अलग, ABCD, फिर तो यही केस बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम कुछ और केस देखना चाहें जहां हमें समझ आए कि हमें कोई और कंपाउंड दे दिया, कि कैसा कंपाउंड दिया, ऐसा कंपाउंड दिया, सपोज कीजिए Ma3B, तो ये कंपाउंड ऑब्वियसली कैसा ही होने वाला है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप एक ऐसा प्लेन इमेजिन कीजिए जो कि AMB इनको कट कर रहा हो, ऐसा प्लेन जो A ऊपर वाला, M सेंटर वाला और B पीछे वाला इनको कट कर रहा हो, उसके रिस्पेक्ट में ये वाला A अंदर जा रहा है और उसके रिस्पेक्ट में ये वाला A बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमें ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ही मिलेगी। टेट्राहेड्रल में आई थिंक आपको पता होगा पोजीशन का एज सच कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि हर बॉन्ड दूसरे बॉन्ड से कितने जगह पर है या कितने एंगल पर है
109 डिग्री, 109.5 डिग्री पे है, तो ऑब्वियसली देयर कांट बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो टेट्राहेड्रल में मोस्ट ऑफ द केसेस में यू वोंट फाइंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल की जो कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी है। आगे अगर देखेंगे तो स्क्वायर प्लेनर की अगर हम बात करें, स्क्वायर प्लेनर प्लेनर है तो हर बार कट तो हो ही जाएगा, कट हो जाएगा तो यू विल बी एक्सपेक्टिंग एट टाइम्स कि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के चांसेस काफी कम होंगे, है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी के चांसेस काफी कम होने वाले हैं। और वैसे अगर आप देखें तो ए ये अभी ट्रांस में है, और इसी चीज को अगर आप सिंपल बना देते तो ए बी बी सिस में हो गए, तो ये वाला केस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको देखनी है कि स्क्वायर प्लेनर में वी आर गेटिंग चांसेस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये वाले केसेस भी कंसीडर करने हैं। ऑफ कोर्स इफ यू कैन मेक ए बी सी डी, इट इज ऑफ कोर्स ऑप्टिकली एक्टिव। एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से दे रहा हूं जो आप खुद ट्राई कीजिए, और इसमें आप कितने टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं, हाउ मेनी टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। एक्सटेंड दिस क्वेश्चन फॉर ऑक्टाहेड्रल आल्सो, वहां पे ए बी सी डी ई एफ कर लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं दोनों, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, वी कैन डेफिनेटली टेल यू द मेथड टू फाइंड आउट, बट यू शुड गिव इट ट्राई फर्स्ट। ठीक है, तो ये आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलरली इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अलग अलग थ्योरीज जो कि यूज की जाती हैं इनको एक्सप्लेन करने में, उनका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो 4 मेन थ्योरीज हम मानते हैं। कौन कौन सी थ्योरीज हैं, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वीबीटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी है सीएफटी, लीगेंड फील्ड थ्योरी भी है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी है। तो आज से पहले आपने आई थिंक वीबीटी और एमओटी तो केमिकल बॉन्डिंग के टाइप जरूर सुने ही होंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लीगेंड फील्ड थ्योरी, ये पर्टिकुलरली अभी यहाँ पे यूजफुल है। हमारे सिलेबस में जो 2 मेन थ्योरीज हैं वो सिर्फ वीबीटी और सीएफटी। ठीक है, यहाँ पे इन 2 का जिक्र ज्यादा है, और एमओटी एज सच यूजफुल नहीं है अभी के लिए, या फिर यूजफुल तो है शायद बट हमारे स्कोप में नहीं है। एमओटी का सिर्फ हम बिल्कुल लास्ट में जिक्र करेंगे, पर्टिकुलरली व्हेन वी आर डीलिंग विद कार्बोनिल कंपाउंड्स, उस टाइम पे हम जरूर देखेंगे इसे। तो लेट्स स्टार्ट विद वीबीटी, कि किस चीज पे वीबीटी बेस्ड है, किस तरीके से वो थ्योरी हमें चीजों को समझने में हेल्प करती है। तो वीबीटी की क्या कहानी है? वीबीटी की कहानी ऐसी है कि थोड़ा आप ऐसे समझिए कि कोई सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा, उसके पास अगर लिगेंड्स आएंगे तो वो अपने कुछ पर्टिकुलर सबशेल्स यूज कर सकता है। उन सबशेल्स के ऑर्बिटल यूज कर सकता है। कौन कौन से? जैसे कि डी ऑर्बिटल यूज करेगा पेनल्टीमेट वाला, और एस पी ऑर्बिटल यूज करेगा अपने सबशेल यूज करेगा अल्टीमेट यानी आउटर मोस्ट। ठीक है, तो हमारे सेंस में अगर देखें तो 3D 4s 4p का हम जिक्र ज्यादातर करेंगे, कि या तो ये तीनों ऑर्बिटल यूज करेगा, या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि सारे के सारे ही अल्टीमेट वाले कर ले, यानी कि 4s 4p और 4d इनको यूज कर ले। ठीक है, फॉर हाइब्रिडाइजेशन, जिससे कि कुछ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ये तो हमें पता ही था, हाइब्रिडाइज होके इक्विवेलेंट ऑर्बिटल मिलते हैं, ये सब तो हम केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी कर चुके हैं। और उनसे ज्योमेट्री भी जो बनेगी, मेनली जो ज्योमेट्री ये कंसर्न है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, ये 3 ज्योमेट्रीज हमें ऑब्टेन हो सकती हैं। और these hybridized orbitals are allowed to overlap with the ligand orbitals that can donate electron for bonding। वही बात होगी कि ये जो ऑर्बिटल्स बनेंगे, अब इन ऑर्बिटल्स का यूज कहां पर आएगा? बॉन्डिंग में, लीगेंड बॉन्ड, बेसिकली लीगेंड्स के साथ बॉन्ड करने में। ठीक, तो जो वीबीटी का नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था कि कुछ ऑर्बिटल्स यूज हुए, आपस में हाइब्रिडाइज हुए, हाइब्रिडाइज होके नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स जनरेट हुए, उन ऑर्बिटल्स में लीगेंड्स जो हैं अब अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। ये कहानी है। ठीक है, it is usually possible to predict the geometry of complex from the knowledge of its magnetic behavior। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर मैग्नेटिक बिहेवियर पता है तो उसके बेसिस पे आप ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स को प्रेडिक्ट करेंगे। ये वीबीटी हमें सबसे इफेक्टिवली समझाएगी।
ठीक है, ये चीज अभी हम देख लेंगे। तो जैसे कि ये नीचे जो दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनके थ्रू मैं आपको समझाने की ट्राई करूंगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि किस तरीके से सीएफटी जो हमने पहले पढ़ा है और जो जो चीजें अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें डिफरेंस क्या है। कुछ लोग बोलेंगे कि फिर ये कंपाउंड और जो हमने नॉर्मल कोवलेंट कंपाउंड पढ़े हुए उनमें डिफरेंस है ही क्या। उनमें डिफरेंस ये है कि CH4 हाइब्रिडाइज जब होता था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता था, तो उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 4 जो इलेक्ट्रॉन होते थे वो कार्बन के ही होते थे। ये चीज समझ रहे हैं आप। और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन आते थे वो हर हाइड्रोजन से एक एक आता था, फिर बॉन्डिंग होती थी। यहाँ पे क्या है कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, तो सपोज कीजिए वी हैव Zn मे बी NH3 होल 4, ऐसा कुछ हमने कंपाउंड बनाया, तो यहाँ पे हम sp3 तो बना देंगे, लेकिन ये समझना बड़ा जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलने का मतलब है कि ये जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किए हैं, ये अमोनिया ने डोनेट किए हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास जिंक की तरफ से नहीं आए हैं। तो इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहे हैं ये सारे के सारे डोनेटेड इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जा रहा है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसी लीगेंड ने डोनेट किए। अगर एक इलेक्ट्रॉन खुद का होता है, एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले का होता है, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये तो 9th-10th से ही हमें आइडिया है, और ये तो कोवलेंट बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। तो वीबीटी को थोड़ा सा हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया है, तो ये समझना बड़ा जरूरी है। कई बार अगर हमें लगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस तरीके से कोवलेंट कंपाउंड से अलग हैं, तो वो सबसे मेन डिफरेंस यहीं पे आ जाता है कि जो बॉन्ड बनाने का उनका तरीका है, या वो जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन हमने डोनर से ही लिए हैं। ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो जैसे ये दो कंपाउंड्स का एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे देता हूं, तो इसमें आप ऐसा समझिए, कोबाल्ट की स्टेट +3 यूज की गई है। ठीक है, दोनों में कोबाल्ट की स्टेट +3 यूज की गई है। और सपोज कीजिए आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो ऊपर वाला कंपाउंड है उसमें आपके पास कुछ जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका वो कुछ दिया गया है, x बोहर मैग्नेटॉन। नीचे वाले कंपाउंड में भी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है, y बोहर मैग्नेटॉन। इनफैक्ट ये भी आपको बताया गया है कि जो x है वो ग्रेटर देन y है। ठीक है, x जो है वो पक्का पक्का ग्रेटर देन y है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब आपको प्रिडिक्ट करना है कि इनकी ज्योमेट्री, इनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे आप बता सकते हैं, ट्राई कीजिए। कोई मुश्किल काम नहीं है, शुरू हो जाते हैं। क्या सोचना पड़ेगा, ऐसा कुछ सोचते हैं कि ना हाइब्रिडाइजेशन हुई है, और ये भी हमें बताया गया है, अच्छा सॉरी एक इंफॉर्मेशन मैंने गलत दे दी, ये बताया गया आपको x लेस देन y है। ठीक है, गिवन ये चीज है। अब x लेस देन y है, इसको सोचने का तरीका क्या है, देखिए 6 ऑर्बिटल यूज होंगे किस चीज के लिए, 6 ऑर्बिटल यूज होंगे, आप बोल सकते हैं बाहर से जो भी लीगेंड है वो अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे उन 6 ऑर्बिटल में। तो ये मैंने 6 ऑर्बिटल बना दी। ठीक है, इन 6 ऑर्बिटल में लीगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि 6 अमोनिया ने अपने लोन पेयर डोनेट किए, और यहां पर 6 फ्लोरीन या फ्लोराइड आयंस ने अपने लोन पेयर डोनेट। ये बात तो ठीक लग रही है। तो इसका मतलब जो भी मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, उसमें लीगेंड का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि लीगेंड तो जो डोनेट कर रहा है, लीगेंड डोनेट कर रहा है अपने लोन पेयर्स, वो कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा। और अगर वो अपने लोन पेयर्स डोनेट कर रहा है, अगर वो अपने लोन पेयर्स डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आ सकता। तो मैग्नेटिक मोमेंट कहां से आया फिर, तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट आया कोबाल्ट से। अब कोबाल्ट का अमोनिया वाले कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मोमेंट कम है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में ज्यादा है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ हो
कि कोबाल्ट+3, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आप इसकी। कोबाल्ट+3 को अगर हम समझें तो दैट शुड बी 3d6। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट जो होता है वो 3d7 4s2 होता है। कोबाल्ट इज 3d7 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन हटाओ, पहले 2 हटेंगे 4s से, अगला इलेक्ट्रॉन हटेगा 3d से। ठीक है, ये चीज अगर हो गई तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो एक बार को ऐसे भी आ सकते हैं इस तरीके से, और एक बार को अगर हम डी वाले ऑर्बिटल सारे यूज करें तो ऐसे भी आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक केस में सारे इलेक्ट्रॉन को 3 ऑर्बिटल्स में ही फिक्स कर दिया, और एक केस में इलेक्ट्रॉन को हमने 5 ऑर्बिटल में स्प्रेड किया है। तो इस कहानी का मतलब क्या है? इस कहानी का मतलब है कि अगर ऐसा कुछ हो तो हम अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो तो जस्टिफाई कर पाएंगे बहुत इजीली। यहाँ पे तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो तो जीरो बोहर मैग्नेटॉन ही आ गया सीधा सीधा। इस केस में हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखेंगे तो वो तो फिर 4 × 4 + 2 का अंडर रूट ले लीजिए, और जो भी वो वैल्यू आएगी, कितना है ये, √24 5 के आसपास ही आएगी, 4.89 ऐसा कुछ वैल्यू आएगी। ये वैल्यू हम यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं। x<y भी जस्टिफाई हो गया क्योंकि 0 ऑब्वियसली लेस है 4.89 के आसपास। तो अगर ये चीज हो रही है तो इसको बताने का तरीका क्या होगा? इसको बताने का तरीका ये हुआ कि यहाँ पे जो पहली लाइन थी कि 3D 4s और 4p यूज हो गए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो ये जो 2 ऑर्बिटल गए ये थे 3D के, ये जो गया ये था 4s का, और ये जो 3 ऑर्बिटल यूज हुए ये थे 4p के। और हाइब्रिडाइजेशन को आप क्या बोलेंगे? D2sp3। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, 3D तो यूज करने का चांस ही नहीं मिला हमें, तो ये जो पहला ऑर्बिटल यूज हुआ ये हुआ 4s का। अगले 2 ऑर्बिटल जो यूज हुए, सॉरी 2 क्यों, अगले 3 ऑर्बिटल जो यूज हुए वो कौन से हुए? 4p के। और अगले जो 2 ऑर्बिटल यूज हुए वो कौन से हुए? 4d के। तो ये क्या बना फिर? sp3d2। तो हमारे पास देखने में चाहे शेप बिल्कुल सेम आई हो, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन एक केस ऐसा है जहां पे हम इनर ऑर्बिटल यानी कि 3D को यूज कर पाए हैं, एक केस ऐसा है जहां पर हम आउटर ऑर्बिटल यानी कि 4D को यूज कर पाए। और ये सारी की सारी कहानी किस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने एक्सप्लेन की? दोनों कंपाउंड्स के मैग्नेटिक मोमेंट में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हमें कौन समझाता है? तो ये पूरी कहानी हमें कौन सुनाता है? ये पूरी कहानी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वीबीटी की। ठीक है, इसी चीज को अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़े, यहां पे आइए, निकल+2 की बातें हो रही है, 4s2 3d8, ये निकल है। निकल+2 बोला तो 3d8 हो गया, सॉरी यहां पे 8 लिखना था ना, 2 नहीं लिखना था। निकल+2 बोला तो 3d8 हो गया। 3d8, अब इनके भी बताया गया है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अलग अलग आए हैं, तो वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? कि अगर आप 8 इलेक्ट्रॉन को देखें, अच्छा 4 इनमें वैसे यूज हो रहे हैं ऑर्बिटल्स, है ना, जो लिगेंड के लिए ऑर्बिटल चाहिए वो 4 ही चाहिए, तो ये 4 ऑर्बिटल यूज हो गए, ये 4 ऑर्बिटल यूज हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 इलेक्ट्रॉन बच गए निकल के। 8 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कराने के 2 तरीके होते हैं। क्या 2 तरीके हैं जी? या तो बिल्कुल ही भर दो उनको, इस तरीके से सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स में, 4 ऑर्बिटल आपने यूज किए। ठीक है, तो ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। ठीक है, और या फिर आपने 5 ऑर्बिटल्स यूज किए, और 5 ऑर्बिटल में आपने 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल किए। यहां देखेंगे 0 बोहर मैग्नेटॉल डाइपोल मोमेंट आएगा, यहां देखेंगे तो 2 × 2 + 4 यानी √8 बोहर मैग्नेटॉन आपके पास डाइपोल मोमेंट आएगा। फिर से दोनों का डाइपोल मोमेंट अलग अलग आएगा, जो कि आपकी ऑब्जर्वेशन रही होगी, और उसको एक्सप्लेन करने का तरीका आपने सोच लिया है।
ऐसा सोचा क्यों? ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि दोनों की शेप भी अलग अलग आ रही है। कैसे? यहां पे एक ऑर्बिटल इनर यूज हुआ है, ये 3D का एक ऑर्बिटल यूज हो गया, ये 4s यूज हुआ, और ये 4p के दो ऑर्बिटल यूज हुए। हाइब्रिडाइजेशन DsP2 बन रही है। DsP2 किसको रेफर करती हुई हाइब्रिडाइजेशन है? स्क्वायर प्लेनर को। यहां अगर आप देखें तो एक s और 3p यूज हुए हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई इस केस में? sp3। ठीक है, दोनों केस में अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास ऐसी चीजें आ रही हैं जो कि किस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना रही हैं। एक केस में sp3 यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक केस में हमारे पास DsP2 है, यानी कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। दो अलग अलग तरीके के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और इसको भी जस्टिफाई करते हुए हमारे पास VBT ने एक अच्छा खासा लॉजिक दे दिया है। तो अगर आपके पास डाइपोल मोमेंट आपको नोन है तो उसके बेसिस पे यू कैन ऑलवेज प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। वो चीज हम सीखते हैं VBT से। ठीक है, और कुछ और चीजें जो लिमिटेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जरूर कंसीडर करें। क्या है इसमें? अगर आप देखें, मैंगनीज के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि इस केस में अगर हमने देखा तो यहाँ पे चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर से वही बात कि यहाँ पे पेयरिंग हुई होगी, यानी कि ये अगर आप देखेंगे तो इनर कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो D2sp, सॉरी, इसको D2sp3 लिखना चाहिए था, और ये क्या रहा होगा? sp3d2। हमने ये चीज ऊपर भी लिखी है या नहीं लिखी है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ऊपर वाली चीज में हम ये, यस, जैसे कि अगर अंदर के ऑर्बिटल 3D यूज हो पा रहा है तो उसका D2sp3, बाहर का ऑर्बिटल अगर यूज हो रहा है D वाला तो sp3d2। यहाँ पे अगर देखें तो जब आयरन के साथ यूज किया गया तो सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अंदर का ऑर्बिटल डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स में किसके लिए यूज हुआ है? ऑर्बिटल बनाने के लिए यूज हुआ है, यानी ये भी D2sp3 रहा होगा। और ये अगर आप देखेंगे तो ये sp3d2 रहा होगा। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक की बात हो रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं तो अंदर वाला ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ होगा, तो sp3d2। और ये बिल्कुल ही डायामैग्नेटिक हो गया, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, अंदर का ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ तो sp3d2। अंदर का ऑर्बिटल अगर पैरामैग्नेटिक होने का मतलब क्या है? आपने अंदर के ऑर्बिटल को डिस्टर्ब नहीं किया है ना, लिगेंड के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। डायामैग्नेटिक बोलने का मतलब क्या है? आपने कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट कर दिया कि तुम्हें तो इतने में ही रहना है, क्योंकि जो बचे हुए तुम्हारे दो ऑर्बिटल्स हैं 3D के, उनको अभी मैं 4s और 4p के साथ मर्ज करके क्या बनाने वाला हूं? D2sp3। ठीक है, तो ये चीज भी हमें समझनी है। तो ये सारा डिस्कशन VBT हमें समझा देती है कि अगर हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाएं या उनका मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया जाए, या ये भी बता दिया जाए कि कौन ज्यादा है, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है, किसका मैग्नेटिक मोमेंट कम है, उसके बेसिस पे हम आंसर दे सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस हर थ्योरी में होती हैं, सारी चीजें कोई थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो कई सारे अजम्पशंस हैं। देखिए कैसे अजम्पशंस हैं कि हमने शुरू में ही मान लिया है कि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह होगा। ऑफ कोर्स इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं है मैग्नेटिक डेटा का एज सच। किसमें ज्यादा डाइपोल मोमेंट है, किसमें कम डाइपोल मोमेंट है, ऐसा फिर भी ऑब्जर्व हम कर पाते हैं। कलर के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत सिग्निफिकेंटली होता है, और वो कलर आया कैसे, चेंज कैसे हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। और कौन सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली या काइनेटिकली ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है। और इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कि कब चीजें टेट्राहेड्रल होंगी या कब चीजें स्क्वायर प्लेनर होगी। एंड इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट्स किस तरीके से जो दूसरी थ्योरी हम पढ़ते जाएंगे, विच इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें देखते हैं कि किस तरीके से ये पॉइंट्स कवर हो पाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि क्या क्या एक एक मॉडल सजेस्ट किया गया है, किस तरीके से समझाने की कोशिश की गई है।
कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है जहां पे मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन पे बेस्ड है। बड़ी सिंपल सी बात है कि मेटल पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, जो हमारे लिगेंड्स आ रहे होंगे उन पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस डेवलप होंगी। लिगेंड्स को हमें पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करना है। और हाँ, तो जैसे अगर लिगेंड है तो उनको पॉइंट चार्ज मानिए एनायन के केस में, और पॉइंट डाइपोल मानिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के केस में। 5d ऑर्बिटल अगर हम देखें तो आइसोलेटेड गैसियस एटम में कैसे होंगे, वो डिजेनरेट होंगे, यानी उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अब यहां से चीजें थोड़ी थोड़ी समझना शुरू कीजिए कि अगर आपके पास एक एटम है, एक आयन है जिसमें 5d ऑर्बिटल हैं और पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, ठीक है, तो अभी आपको वो कैसे दिखेंगे, इस तरीके के दिखेंगे। अब उनको लिगेंड्स ने अप्रोच करना शुरू किया। लिगेंड्स ने जब अप्रोच करना शुरू किया तो उन ऑर्बिटल की एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज आना शुरू हो गया। लेकिन अगर हम अज्यूम करें कि लिगेंड्स किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, स्फेरिकली अप्रोच कर रहे हैं, यानी बहुत सारे लिगेंड्स हैं और एक स्फेरिकल फील्ड उन्होंने बना दिया है और फिर वो फील्ड क्लोज होता जा रहा है, तो इनकी एनर्जी में अगर सपोज कीजिए दिस वाज एक्चुअल एनर्जी, तो जो भी चेंज आएगा वो सब में यूनिफॉर्म ही आएगा, क्योंकि हर डायरेक्शन से लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। एक स्फेरिकल फील्ड क्रिएटेड है लिगेंड्स के द्वारा, है ना, तो ये एक्चुअल एनर्जी थी। और ये आफ्टर लिगेंड्स है ना, मतलब या क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू लिगेंड्स बोल देता हूं, ड्यू टू लिगेंड्स, और कौन से फील्ड में, स्फेरिकल फील्ड में, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो सीएफटी ने क्या बोला कि जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स आपके पास थे उनको अगर स्फेरिकल फील्ड के लिगेंड्स क्या करें, अप्रोच करें, तो जो आपको एक एक नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिलने वाले हैं वो भी डीजेनरेट ही रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन द मोमेंट you move from spherical field to any other field, be it tetrahedral, be it square planar, be it octahedral, ये डिजेनरेसी ब्रेक हो जाती है। कैसे ब्रेक हो जाती है, लेट्स डिस्कस। सपोज कीजिए आपके पास 5 ऑर्बिटल थे और इन पांचों ऑर्बिटल को अभी किसने अप्रोच करना शुरू किया, इन पांचों ऑर्बिटल को आप देखेंगे कि अभी अप्रोच करना शुरू किया लिगेंड्स ने, लेकिन ऑक्टाहेड्रल की तरीके से, यानी कि अगर ये हमारा मेटल एटम था तो इस तरीके से लिगेंड्स इसको अप्रोच करना शुरू करते हैं। और एक ऐसा मान लीजिए, एक ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आप देखें तो लिगेंड्स इस बार किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं या बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। तो इसमें हम बोल सकते हैं क्लियरली लिगेंड्स आर ट्राइंग टू अप्रोच अलोंग द एक्सिस। तो अगर अलोंग द एक्सिस अप्रोच हो रहा है तो जो ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं उनकी एनर्जी में जो चेंज आएगा वो ज्यादा आएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। रिपल्शन की वजह से ऐसे ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं उनकी एनर्जी में जो चेंज आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। यानी कि अगर मैं डी ऑर्बिटल्स को कंसिडर करूं तो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है, जो कि अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं, इनकी एनर्जी सिग्निफिकेंटली ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ये पॉइंट समझना सीएफटी का क्रक्स है पूरा, कि भाई जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस लाई कर रहे थे उनका एक अलग तरीके से एनर्जी में चेंज आया है। क्यों? क्योंकि लिगेंड्स ने अप्रोच भी अलोंग द एक्सिस किया। जो ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सिस लाई करते थे, डी एक्स वाई तो ऐसा होता है ना, अगर ये एक्स वाई है तो डी एक्स वाई तो बिटवीन द एक्सिस है, कोई चीज अगर एक्सिस के अलोंग आ रही है तो वो इतना ज्यादा रिपल्शन उसको क्रिएट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो उसको मैंने जो राइज कराया है वो कम कराया है, जो ऊपर राइज हुआ है वो ज्यादा राइज हुआ है, ठीक है। अब एक चीज आप समझिए,
इन सबको अगर आप ऐसा देखें कि इनका एक एक वेटेड एवरेज कहाँ पे आएगा, तो वो वेटेड एवरेज ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं इट इट शुड बी क्लोजर टू द पॉइंट वेयर मोर ऑर्बिटल्स आर लाइंग। तो वो एवरेज ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में नहीं बनाना चाह रहा मैं, मेन पॉइंट ये है समझने के लिए। तो वो यहाँ पे आएगा। इनफैक्ट अगर इस गैप को, इस स्प्लिटिंग को आप डेल्टा ऑक्टाहेड्रल बोल दें, ठीक है। तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड की वजह से स्प्लिटिंग है। लिगेंड्स ने ऑक्टाहेड्रली अप्रोच किया हमारे मेटल आयन को, उसकी वजह से ये स्प्लिटिंग हुई। तो ये आप बोल सकते हैं प्योरली ऑन लॉजिक बेसिस कि ये गैप 2/5 डेल्टा ओ रहा होगा और ये गैप 3/5 डेल्टा ओ रहा होगा, ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है, नीचे वाला गैप थोड़ा कम है, ऊपर वाला गैप रिलेटिवली ज्यादा है। और ये जो मीन पोजीशन हमने निकाली है, वेटेड मीन जो पोजीशन निकाली है, इसको बैरी सेंटर भी बोला जाता है। ठीक है, दिस इज बैरी सेंटर। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इस तरीके की अरेंजमेंट, इस तरीके की स्प्लिटिंग का फायदा क्या हुआ है, इस तरीके की स्प्लिटिंग का फायदा ये हुआ कि अब आप ऐसा समझिए कि आपके पास, अब बैरी सेंटर वाला कॉन्सेप्ट बस ठीक है, नाम आपको जरूर पता होना चाहिए कि किस पोजीशन को या किस तरीके से उसे निकाला जाता है। अभी सपोज कीजिए इस ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की वजह से वी हैव एक ऐसा मेटल एटम या मेटल आयन जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो ऑब्वियसली वो लो एनर्जी वाली में जाएगा। दूसरे वाला भी डीजनरेट जो उसका ऑर्बिटल है वहां चला जाएगा, किस रूल को फॉलो करता हुआ, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो करता हुआ। तीसरा भी वहीं पे चला जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन D4 में चॉइसेस शुरू हो गई हमारे पास। किस तरीके की चॉइसेस शुरू हो गई कि जी D4 में दो तरीके हैं। एक तो आप ऐसा कुछ कंसीडर कीजिए कि ये गैप काफी कम है, तो आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने की बजाय उसे नीचे भी रख सकते हैं। लेकिन नीचे रखने में भी एक दिक्कत है, नीचे रखने में उसमें पेयरिंग एनर्जी यूज होगी, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, पेयर कर दिया। तो नीचे अगर आपने उसको रखा तो वहां पे यूज होगी पेयरिंग एनर्जी। और अगर आपने ऊपर उसे भेजा, तो यहां अगर मैं बताऊं आपको, तो यहां यूज हुई पेयरिंग एनर्जी। और अगर आपने उसको ऊपर भेजा, तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया ही था कि ये एनर्जी है स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो अगर आप देखिए कि हमारे पास दो चॉइसेस आ गई। अब तो कैसी चॉइसेस है कि या तो आप इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन से डील करने के लिए पेयरिंग एनर्जी दीजिए, या आप रिपल्शन से डील नहीं करना चाहते, उसको ऊपर भेजिए, तो फिर उसको आप स्प्लिटिंग एनर्जी दीजिए। तो हमें कौन सी एनर्जी सूटेबल होगी वो देखना जरूरी है। तो ऑब्वियसली अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हुई पेयरिंग एनर्जी से, तो आप ये वाला केस ही फेवर कर देंगे, बोलेंगे कि भाई तुम इलेक्ट्रॉन के साथ जाके बैठ जाओ, वो ज्यादा आसान है। और अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हुई कि भाई पेयर करना ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इससे बढ़िया तो इसको ऊपर भेज देते हैं, तो उस केस में हम क्या फेवर करेंगे, उस केस में हम ये फेवर करेंगे, आपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले ऑर्बिटल में भेज दिया। तो इस तरीके से D4 का जो अरेंजमेंट है वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, D5 की अगर बात करनी होती तो D5 में भी फिर क्या होता है, यहाँ D5 बना देते हैं और इधर यहाँ D5 बनाते हैं। D6 की बात करनी होती, मैं लिख देता हूँ, अलग अलग लिख देता हूँ या तो, है ना, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो लेट मी पुट 4 हेयर। तो ये 4 है, ठीक है। दिस इज, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, दिस इज 4। और यहाँ 4 कहाँ गया, 4 ये रहा, ठीक है। ये 5 है और ये भी 5 है, ये 6 है, यहाँ 6। फाइनली अब और तो कोई चॉइस नहीं बची ना, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है दुनिया में। ठीक है, तो ये 6 यहाँ आया, 6 इधर चला गया। अब नीचे वाला भी भर गया, तो यहाँ पे इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो ये 7 है, ये 7 है। और 8 पे अगर देख लें तो ये 8 है, ये भी 8 है। तो 8
बिल्कुल सेम बन गए। तो जो D8 वाली कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास बिल्कुल सेम आ गई दोनों केसेस में, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर। लेकिन D4 से D7 तक आपको इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नीचे वाले 3 ऑर्बिटल में जाना चाह रहे हैं या ऊपर वाले 2 ऑर्बिटल में जाना चाह रहे हैं, वहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा इस फैक्ट के बेसिस पर। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है या फिर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो ये चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे अगर देखें तो और क्या बोल सकते हैं हम, और ये भी बोल सकते हैं कि यहां से व्हाट वी कैन टॉक अबाउट, एक एक नाम दिया जाता है ऑर्बिटल्स को। तो जो ये नीचे वाले 3 ऑर्बिटल्स हैं वर्सेस जो 2 ऑर्बिटल ऊपर गए हैं, ऑक्टाहेड्रल के केस में वी कॉल देम T2G। ठीक है, और इन दोनों को हम बोलेंगे EG। ठीक है, तो इनका नाम भी जरूरी रहता है कि हम समझ पाए। जी जैरेड के लिए यूज होता है, सिमेट्री बेसिकली जहां हो, ऑक्टाहेड्रल में ऑफ कोर्स देयर इज सिमेट्री, तो हम ये जैरेड यूज करते हैं, जी लगाते हैं। ठीक है ना। तो यही कहानी यहाँ पे लिखी गई थी कि अगर स्फेरिकल एक फील्ड जनरेट हो तो डीजेनरेसी रहेगी। लेकिन जब जो ये फील्ड क्रिएट हो रहा है वो लीगेंड की वजह से क्रिएट हो रहा है, और बहुत बार आप देखेंगे कि लीगेंड पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही अप्रोच करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो स्फेरिकली पूरा अपना फील्ड लाएंगे। तो वो स्क्वायर प्लेनर डायरेक्शन है या वो ऑक्टाहेड्रल डायरेक्शन है या फिर वो टेट्राहेड्रल डायरेक्शन है, उसके बेसिस पे स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया वो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का एग्जांपल था। ठीक है, तो किस तरीके की क्रिस्टल फील्ड आ रही है उसके बेसिस पे स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। बेरी सेंटर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है। बेरी सेंटर जो एक एक वेटेड एवरेज वाला जो सेंटर है, दैट इज बेरी सेंटर। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जिक्र करना काफी जरूरी है यहाँ पे। तो जो हम स्ट्रेंथ की बात करें, जो हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे कि लीगेंड्स की स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए, वो जिक्र होता है थ्रू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो लीगेंड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग CO है, CN-, फिर इथाइलिन डाइअमीन भी है। वीक साइड में देखें तो I-, Br-, SCN-, क्लोरीन सल्फाइड ऑक्साइड, ये सब चीजें वीक वाली साइड। ठीक है, और दिस सीरीज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कोशिश कीजिए कि ये सीरीज आपको अच्छे से याद हो, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको ये तो शायद प्रेडिक्ट करना रहता ही है कि किस तरीके से अरेंजमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपने क्लोरीन लगाया तो ऑब्वियसली स्प्लिटिंग का गैप बहुत कम है। अगर गैप बहुत कम है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपने CO लगाया तो स्प्लिटिंग का गैप सिग्निफिकेंटली ज्यादा है, और उस टाइम पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा कि वो पेयर कर ले, ना कि वो ऊपर जाए। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्प्लिटिंग की एनर्जी वर्सेस पेयरिंग एनर्जी फोर्थ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिसाइड करती है। ठीक है, एंड कैलकुलेशन जो है वो भी अगर आपको देखना पड़ेगा कि D4 से D7 में हम देखेंगे जो ये एंटिटीज हैं ये मोर स्टेबल फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड एज कंपेयर टू वीक फील्ड लीगेंड। तो ये कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। किस तरीके की कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी है कि ऐसा समझिए कि सेंटर के रिस्पेक्ट में हम कहाँ शिफ्ट हुए हैं उसको देखते हैं। बेरी सेंटर के रिस्पेक्ट में हमने कहाँ शिफ्ट कर लिया खुद को, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो ये हमने जिक्र किया ही था, इन 3 को आप नीचे रखिए, इन 2 को आप ऊपर रखिए। ठीक है, इन 3 को नीचे रखिए और इन 2 को यहाँ पे रखिए। ये कौन सा केस हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड बोल सकता हूँ क्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों बोला मैंने? क्योंकि जो स्प्लिटिंग उन्होंने कॉज कराई वो ज्यादा है। इनको कौन सा बोलेंगे आप? वीक फील्ड। वीक फील्ड क्यों बोल रहे हैं? जो स्प्लिटिंग कराई वो इन्होंने कम कराई। ठीक है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने क्या बोलना शुरू किया था कि दिस इज लाइक 2/5। तो 2/5 मतलब 0.4। तो आप इसको बोलिए 0.4 डेल्टा ओ। इस गैप को आप क्या बोल सकते हैं? ये भी है तो डेल्टा ओ ही, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ये भी कितना हो गया?
0.4 डेल्टा ओ, इस गैप को भी अगर मैं बोलना चाहूं तो दिस इज 0.4 डेल्टा ओ। ये वाला गैप कितना हो गया? 0.6 डेल्टा ओ। ठीक है, ये वाला गैप कितना है? 0.6 डेल्टा। ठीक है, अच्छा क्या देखेंगे आप यहाँ पे? यहाँ पे आपको ये देखने में मिलेगा कि सपोज कीजिए हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पुट किए थे, 3 तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। स्ट्रॉन्ग फील्ड में चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाएगा, वीक फील्ड में चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग जाएगा। तो सेंटर के रिस्पेक्ट में जो हमारा बैरी सेंटर है, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं तो इसके रिस्पेक्ट में आप ये बोल सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन नीचे गए हैं तो उनकी एनर्जी 4 इंटू, और क्योंकि वो नीचे गए हैं तो -0.4 डेल्टा नॉट। ठीक लग रही है क्या ये बात? यहां पे आप क्या बोलेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन तो खुशी खुशी नीचे चले गए, तो उनके लिए तो 4 इंटू 0.4 डेल्टा नॉट। एक इलेक्ट्रॉन माना नहीं, वो तो ऊपर ही गया है। वो कहां चला गया जी? वो गया है 0.6 डेल्टा नॉट। तो आपको ये समझ आ ही रहा होगा ऑब्वियसली कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी आ रही है। ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, या मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात कर लें। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमने पेयरिंग भी कराई है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी पी भी देनी पड़ेगी क्योंकि पेयरिंग भी हुई है। ठीक है, अच्छा ये पी जो है, इसको आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो मैं पीवाईक्यूज के थ्रू ये भी बताऊंगा कि ये पी सही तरीके से कैसे कैलकुलेट करना होता है। इट इज नॉट जस्ट द नंबर ऑफ टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, थोड़ा सा अलग है वो कंसेप्ट। पी ये बताता है कि कितनी एक्स्ट्रा पेयरिंग्स हुई है स्प्लिटिंग की वजह से। ठीक है, पी ये नहीं बताता कितनी टोटल पेयरिंग्स हुई हैं, पी ये बताता है कितनी एक्स्ट्रा पेयरिंग हुई है। ये जो एनर्जी आई है, ये एनर्जी स्प्लिटिंग की वजह से है। ये जो पी है वो भी एक्स्ट्रा पेयरिंग ड्यू टू स्प्लिटिंग। ठीक है, तो लास्ट तक जब पीवाईक्यू तक पहुंचेंगे हम, यू शुड वेट एंड वॉच देयर कि पी को कैसे सही मायने में कैलकुलेट करना है। अभी के लिए देखें तो -1.6 डेल्टा ओ प्लस पी, और यहां अगर आप देखेंगे तो -0.6 डेल्टा ओ। क्लियरली आप देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ अगर आप देखेंगे तो डेल्टा की वैल्यू ज्यादा थी पेयरिंग से, तभी तो इलेक्ट्रॉन ने पेयर करना मंजूर किया। तो ये वैल्यू मैं पक्का पक्का बोल सकता हूं, मैग्नीट्यूड वाइज ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा है, मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ज्यादा स्टेबल है राइट वाले कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में। समझ पा रहे हैं क्या बोला मैंने? कि मैग्नीट्यूड, क्योंकि पी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी डेल्टा नॉट से तो कम ही रहेगी, तो ये कुछ 0.6 डेल्टा नॉट से तो मैग्नीट्यूड में ज्यादा वैल्यू ही आ जाएगी, है ना। सपोज करो पी की वैल्यू है 0.8 डेल्टा नॉट, तो भी ये कितना बन गया? ये बन गया -0.8 डेल्टा नॉट। सपोज करो पी की वैल्यू है 0.9 डेल्टा नॉट, तो भी ये कितना बन गया? -0.7 डेल्टा नॉट। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये लेफ्ट साइड वाला कॉम्प्लेक्स है, इसकी एनर्जी मैग्नीट्यूड में राइट साइड वाले कॉम्प्लेक्स से ज्यादा है। ये बात ठीक लग रही है? तो अगर ऐसा होता है हमारे साथ, तो हम बोल सकते हैं इस पूरी एनर्जी को क्या बोला जाता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी नहीं बोलोगे, ये क्या थी? स्प्लिटिंग एनर्जी। सो दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग की कितनी एनर्जी है, और ये जो नेट कैलकुलेट किया हमने, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल में कैसे हो जाती है, वो समझना मेरे हिसाब से अब कोई मुश्किल टास्क नहीं रहा, वो अब बड़ा आसान हो गया। कैसे? अब आपको बड़ा बस ये समझना है कि टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, इफ यू मेक दिस एज टेट्राहेड्रल, यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि जी ये एक्सिस के अलोंग तो कम ही होते हैं, ये तो बिटवीन दी एक्सिस वाली फीलिंग ज्यादा स्ट्रांग हो रही है ना। ये तो बिटवीन दी एक्सिस वाली फीलिंग ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहां जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी में राइज आएगा, वो कौन से ऑर्बिटल्स होंगे?
जो कि बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, यानी dxy, dyz और dzx। और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी में उतना ज्यादा राइज नहीं आएगा, जो कि अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं, dx² y² और dz²। ये चीज समझ आ रही है? ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। बाकी जो तरीका है वो वही रहेगा। इस चीज को आप डेल्टा टेट्राहेड्रल बोलेंगे। दिस इज डेल्टा टेट्राहेड्रल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर सेम लीगेंड सेम मेटल आयन पे आ रहे हो तो डेल्टा टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। और इससे फीलिंग क्या है कि डेल्टा टी की वैल्यू इन जनरल आप ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी कम ही होती है। और वो वैल्यू कम होती है ना, तो बहुत बार तो आप देखेंगे कि पेयरिंग एनर्जी से भी कम होती है। एट टाइम्स एज अ थंब रूल डेल्टा टी काफी बार आप देखेंगे पेयरिंग एनर्जी से भी कम होता है। तो अगर पेयरिंग एनर्जी से भी कम होता है ना, तो फिर तो क्या ही मतलब है, फिर तो ये मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग जाते हैं, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स किस तरीके के बनेंगे, हाई स्पिन या लो स्पिन? कॉम्प्लेक्स आपके बनेंगे इस बार हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो वही वही चीज लिखी गई थी कि लो स्पिन वाली जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो कम ही ऑब्जर्व होती हैं हमें टेट्राहेड्रल के केस में, ठीक है। और स्प्लिटिंग आप कभी भी करेंगे तो जो नीचे वाली जो चीज थी या जो जी हमने यूज किया, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो जी सब्सक्रिप्ट हमने लगाई थी वो टेट्राहेड्रल में नहीं लगानी। जी इज फॉर जेरेड एंड दैट इज यूज्ड जिनमें सिमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल में जैसे कोई सिमेट्री नहीं है, उसमें लैक ऑफ सिमेट्री है, तो उसके लिए अगर आप यूज भी करेंगे तो ये जैसे ई हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, बट यू कांट यूज जी, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड एंड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, जो दो सबसे मेन फील्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू यू कैन से एनसीईआरटी एंड जेईई। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, आप उस चीज को कमेंट सेक्शन में डालिए, वी कैन डेफिनेटली गिव यू आइडिया कि वो स्प्लिटिंग भी कैसे होती है, ठीक है। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे चलते हैं। बताने की यहाँ पे मैं क्या जरूरत समझता हूँ आपको, कि आपको ना एक तो ये आना चाहिए कि कलर किस तरीके से डिसाइड होते हैं। दूसरा आपको ये आना चाहिए कि कलर कौन सा एब्जॉर्ब होता है और कौन सा कलर हमें दिखता है। अब ये क्या कहानी है, आप देखिए कि अगर आपने ये कॉम्प्लेक्स लिया, ठीक है, ये कलर आपको दिख कैसा रहा है, ये कॉम्प्लेक्स आपको दिख कैसा रहा है, वॉयलेट, और इसका कलर आपको अपीयर लगभग लगभग कैसा हो रहा है, येलो। ये भी बताया है कि इसने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की है, ठीक है, येलो इसके अराउंड इसने एब्जॉर्ब किया है। आपने इसी में एक तरीके से बोलिए कि वाटर को यूज किया, Cl को रिप्लेस कर दिया, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो गया। अब ये जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो है 500 नैनोमीटर, यानी जो जो कलर इस बार एब्जॉर्ब हुआ वो एब्जॉर्ब हुआ लगभग ब्लू ग्रीन, और जो जो कलर आपको दिखा वो कलर हो गया रेड। तो ऐसे ही आप देखेंगे तो पहली बात तो आपको इन कॉम्प्लेक्स के कलर्स याद होने चाहिए कम से कम, है ना। अगर आपसे ये चीज दे दी जाए, यू शुड बी अवेयर कि इट इज ऑफ वॉयलेट कलर, ठीक है। अगर आपको दे दिया जाए कि भाई हमारे पास कॉपर है और उसको वाटर ने सराउंड किया हुआ है, ये तो तुक्का मार लोगे, बट पॉइंट बीइंग कि आपको सारे कलर आने चाहिए, जो जो चीजें जो जो कंपाउंड एनसीईआरटी में दी हुई। लेकिन जो मेन डिस्कशन हमारा होना है वो इस चीज पे है कि अगर एब्जॉर्ब्ड कलर हो तो उसके बेसिस पे जो कलर ऑब्जर्व होगा वो कैसे दिखना है ना। तो कैसे हम एब्जॉर्प्शन को किससे रिलेट कर पाएंगे, जो हमारा ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया और कौन सा कलर दिखा। आप ऐसा समझिए, कोई भी नॉर्मल चीज हमें, अगर हम उस पर वाइट लाइट डालते हैं, ठीक है, तो हमें उसमें से क्या कलर दिख रहा है क्या कलर नहीं दिख रहा है वो किस तरीके से डिसाइड हो सकता है, पहले उस पर डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए कि उस कलर ने या उस ऑब्जेक्ट ने सारी की सारी लाइट्स को इक्वली रिफ्लेक्ट किया, तो आपके पास
वॉयलेट इंडिगो लाइट भी आई, ब्लू लाइट भी आई, ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, आपके पास सारी लाइट आई, आपको सारी लाइट रिसीव हुई। सारी लाइट जब आपको इकट्ठे रिसीव हुई तो आपको क्या कलर दिखा? व्हाइट कलर दिखा। अब सपोज कीजिए उस कॉम्प्लेक्स ने समहाउ वॉयलेट कलर को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, रिफ्लेक्ट किया ही नहीं। तो आप देखेंगे कि अगर उसने वॉयलेट कलर को रिफ्लेक्ट कर लिया, सॉरी वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है येलो, वो कलर अब डोमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट तो बनी थी सारे के सारे कलर मिक्स होने से। एक कलर अगर गायब हुआ तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, वो कलर आपको ज्यादा दिखने लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो जो चीज वॉयलेट और वॉयलेट इंडिगो कलर को एब्जॉर्ब करेगी उसका रफ सा कलर हमें कैसा दिखेगा? येलो दिखेगा। जो चीज आप बोल सकते हैं कुछ ब्लू ग्रीन की रेंज में एब्जॉर्ब करेगी उसका कलर हमें कुछ ऑरेंज रेड जैसा दिखेगा। ठीक है, जो चीज रेड एब्जॉर्ब करेगी उसका कलर हमें कुछ ब्लू ग्रीन वाली सी रेंज में दिखेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यानी जिस तरह का कलर एब्जॉर्ब होता है, जो भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ है वो आपको दिखेगी उस कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो आप इसको, मेरा जो स्टैंडर्ड तरीका है या समझने का वो ये है कि वैसे तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सेग्रीगेट कर सकते हैं, दे ऑल आर लाइक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लेकिन आप अगर वी आई को इकट्ठा लिख लें तो ये इस सर्कल में अच्छा अच्छा खासा एडजस्ट हो जाता है और इससे लगभग आपको सही सही कलर्स मिल जाते हैं। सो वी कैन कंसिडर कि जो चीज वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब करेगी वो येलो दिखेगी, जो रेड कलर एब्जॉर्ब करेगी वो ग्रीन दिखेगी। ठीक है, इस चीज को हम कलर के लिए यूज करते हैं। अब ये कलर होता क्यों है? इस कलर का रीजन है डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन मतलब, अब डीडी ट्रांजिशन का ये मतलब है कि आपके पास जो ये ऑर्बिटल्स हैं ये सारे डीजेनरेट थोड़ी रह गए। अब तो ये ऑर्बिटल्स कैसे हैं? ये ऑर्बिटल्स स्प्लिटिंग शो कर दिए हैं बिकॉज ऑफ approaching ligands. The moment they have shown splitting, now the electrons can jump from one orbital to the orbital of higher energy. वहां पे जैसे ही वो गया, अब वो कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा। जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो हमें जो कलर दिखेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। ठीक है, तो ये सबसे मेन लॉजिक है फॉर द कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अकॉर्डिंग टू सीएफटी। तो आपसे पूछा जाए कि सीएफटी किस चीज की वजह से कलर को एक्सप्लेन कर पाता है जो वीबीटी नहीं कर पा रहा था? डीडी ट्रांजिशन। वीबीटी में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन को जंप करने की जरूरत पड़े। ठीक है, जैसे इसको और फर्दर अगर आप स्ट्रांगली समझना चाहें तो जैसे ये समझिए आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स है ना? इस कॉम्प्लेक्स में क्लियरली वाटर एज अ लीगेंड एक्ट कर रहा है ना? तो वाटर जब लीगेंड की तरह एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब इसने कुछ स्प्लिटिंग कराई होगी। स्प्लिटिंग कराई तो कलर भी आ गया। CuSO4 अगर आप देखेंगे ब्लू कलर का है, वाटर उसमें कॉम्प्लेक्स की तरह एक्ट करता है। जब वो कलर्ड आप CuSO4 देखते हैं तो वो सिर्फ कब होता है? जब उसमें वाटर एडेड हो। द मोमेंट वाटर इज रिमूव्ड, वही हाल ये टाइटेनियम वाले कॉम्प्लेक्स का होना है और वही हाल कॉपर सल्फेट का होना है। ठीक है, कलर चला जाता है। कलर क्यों चला जाता है? क्योंकि स्प्लिटिंग चली गई। अब इलेक्ट्रॉन को जंप करने का कोई चांस ही नहीं है। जंप करने का कोई चांस नहीं है तो कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका कलर दिख क्या रहा था? पहले वॉयलेट दिख रहा था और फिर अगर आप इसमें से हीट करके वाटर हटा देंगे तो कलरलेस हो जाएगा। CuSO4 का कलर बचपन से याद है, ब्लू दिख रहा था अगर आप, लेकिन अगर आप उसको हीट कर देते हैं तो वो कलर कैसा बन जाता है? वो कलर बन जाता है बिल्कुल क्या बोलना चाहिए हमें, वो कलर बन जाता है कलरलेस। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप धीरे धीरे इस कॉम्प्लेक्स में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं EN से। देखिए EN डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। तो इसका मतलब क्या है?
जो ये गैप था जो वाटर के केस में होगा वर्सेस जब आपने EN ऐड कर लिया है ना, ये वाला गैप कब है इन केस ऑफ वाटर, थोड़ा और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये गैप है जब आपके पास 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये गैप कब है जब आपके पास एक EN एक्स्ट्रा आ गया, तो उस केस में क्या हुआ, ये गैप थोड़ा सा बढ़ गया। अब ये गैप जब बढ़ गया तो ऑब्वियसली जो कलर अब एब्जॉर्ब होगा वो भी अलग हो जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो यहां जो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड आएगी है ना, अगर मैं लैम्डा एब्जॉर्ब्ड डैश बोलूं वर्सेस इसको लैम्डा एब्जॉर्ब्ड बोलूं, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि लैम्डा एब्जॉर्ब्ड वुड बी ग्रेटर देन लैम्डा एब्जॉर्ब्ड डैश, ठीक है। तो उसकी वजह से जो कलर आएगा हमारे पास वो भी चेंज होता हुआ आएगा, है ना। तो इसीलिए देखिए शुरू में निकल वाला जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें वाटर लगा हुआ है वो ग्रीन कलर का है, और जिसमें इथाइलिन डाइअमीन लगे हैं वो तो बिल्कुल ही पर्पल कलर हो गया, बीच में पेल ब्लू और ब्लू भी बना था, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये शो करने के लिए कि कैसे लीगेंड की स्ट्रेंथ से धीरे 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 कलर जो मिल रहे हैं हमें कंपाउंड्स के वो भी चेंज होते जा रहे हैं। दो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको याद रखने चाहिए कि जो रूबी है, रूबी में वैसे तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है, लेकिन उसमें कुछ कुछ आयंस हैं, कौन से, Cr+3 के, ठीक है। और वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऐसी पोजीशंस पे जो पोजीशन जनरली कौन ऑक्यूपाई करता था, एल्यूमिनियम+3। और अब अगर आप समझें तो आप बोल सकते हैं कि रूबी जो है वो क्रोमियम 3 का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें डी ट्रांजिशंस हो रहे हैं, इस डी ट्रांजिशन की वजह से रूबी का जो कलर है वो आ रहा है, ठीक है। तो रूबी के केस में हमें अगर पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स एल्यूमिनियम का बना है, प्लीज बी केयरफुल, एल्यूमिनियम का लैटिस था, Al2O3 का लैटिस था, उसमें कुछ इंप्योरिटी आई थी क्रोमियम की, उस इंप्योरिटी ने ये कॉम्प्लेक्स वाला काम किया है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखें तो एमर्ल्ड का एग्जांपल दिया गया है, तो बेराइल मिनरल है, ठीक है, उसमें अगर हम देखें तो कुछ साइट्स ऑक्यूपाई कर ली, इस बार किसने, क्रोमियम+3 ने। पिछली बार क्रोमियम+3 था, वहां पे भी जो कलर आया लेकिन वो कलर अलग आया, ठीक है। इस बार जो क्रोमियम+3 की साइट एक्वायर करने की वजह से जो कलर आया है वो कलर अलग आया है, ग्रीनिश कलर आया है यहाँ पे, ठीक है। और एमर्ल्ड का जो कलर हमें दिखेगा वो कैसा दिख रहा है, ग्रीन कलर दिखेगा, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है ना। तो बेराइल मिनरल से जब क्रोमियम की इंप्योरिटी मिली तो वो ग्रीन कलर का एक स्टोन टाइप मिल गया हमें। जब Al2O3 में हमें क्रोमियम+3 की इंप्योरिटी मिली तो हमें काइंड ऑफ रेडिश ऑरेंज एक स्टोन मिल जाएगा, रूबी का कलर, ठीक है। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर हमें क्या समझ आ रहे हैं कि कुछ लिमिटेशन तो CFT में भी हैं ही। कैसी लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस ये हैं कि एक तो हमने ये मान लिया कि ये पॉइंट चार्जेस है ना, फिर तो पॉइंट चार्जेस अगर हैं तो फिर तो एनायन की स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए और जो न्यूट्रल लिगेंड है उनकी स्प्लिटिंग कम होनी चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट आप देखिए I-Cl-Br- ये सब तो बिल्कुल लेफ्ट एंड पे बैठे थे, यानी कि इनकी वजह से जो स्प्लिटिंग हो रही है वो तो बहुत कम हो रही है। इनफैक्ट जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CO तो राइट साइड में है, यानी कि ये पॉइंट चार्ज को लिगेंड की तरह ट्रीट कराने वाली कहानी ये बिल्कुल सही नहीं, ठीक है। और इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग, यानी कि जो भी हमने जो अभी समझा है वो तो सीधा सीधा आयनिक वाली सी कहानी समझे ना, हमने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन माना है पूरा का पूरा, तो कोवलेंट कैरेक्टर को बिल्कुल भी अकाउंट नहीं किया गया। मेटल कार्बोनिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस। क्या कहानी है, कार्बोनिल है, मेटल है, नाम से समझ आ रहा है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है वो ये है। इस डायग्राम को अगर आप देखें, एक तो ये बड़ा बढ़िया डायग्राम लग रहा है जब हमने इसका कलर इन्वर्ट कर दिया है, तो आइडिया ये है कि CO में हम 3 बॉन्ड तो बनाते ही हैं, ठीक है। आइडिया कुछ इस तरीके से है कि आपके पास CO में 3 बॉन्ड है ऑफ कोर्स, लेकिन आप इसके थ्रू जब मेटल को डोनेट करते हैं तो मेटल भी एक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी दिखाता है, किसमें,
CO के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना वो तो बना था सिग्मा बॉन्ड, लेकिन मेटल ने भी टेंडेंसी दिखाई इस बार अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की CO के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। पाई एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है ना CO का, वहां पे इसने मेटल ने बॉन्ड बनाने की इच्छा दिखाई। अब इससे क्या हुआ, इससे दो चीजें। पहली चीज क्या हुई कि भाई मेटल और, देखिए कार्बन मेटल से बॉन्ड बना रहा था, मेटल ने भी थोड़ी सी इच्छा दिखा दी कार्बन से बॉन्ड बनाने की, ऑब्वियसली ये बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। इस बॉन्डिंग को क्या बोलना है, सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना। सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से ये वाला बॉन्ड तो स्ट्रांग हो गया, लेकिन दिक्कत क्या हुई, ये जो इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ ये किसमें रिसीव हुआ, ये रिसीव हुआ CO के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। और जब जब कोई इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आता है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से ये हो जाएगा कि भाई खुद का उसका जो मॉलिक्यूल है उसके बॉन्ड वीक हो जाएंगे, यानी कि जो C और O का बॉन्ड है वो वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। या इसको आप इतना ऐसे नहीं समझना चाहते तो ऐसे समझ लीजिए, भाई बॉन्ड तो कार्बन 4 ही बनाएगा, तो अगर मेटल दूसरा बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है कार्बन के साथ तो ऑब्वियसली कार्बन को अपना तीसरा बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है उसको ब्रेक करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, यही मतलब हुआ ना। तो ये आपको याद रखना है कि अगर मेटल डोनेट करता है, अगर मेटल सिनर्जिक बॉन्डिंग की इच्छा शो कर रहा है, तो उस केस में कार्बोनिल का जो खुद का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, यानी उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए। ये सारी कहानी आती है मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ऑब्वियसली कोई एनायनिक मेटल होगा तो वो ज़्यादा डोनेट करना चाहेगा, कोई कैटायनिक मेटल होगा वो कम डोनेट करेगा, इंटरमीडिएट मेटल कुछ इंटरमीडिएट ही रहेगा, या सॉरी न्यूट्रल जो मेटल है वो इंटरमीडिएट रहेगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन सब के नाम और इन सब के स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी कंपाउंड्स दिए गए हैं, है ना, एक तो आप देखिए इनमें किसी में भी CO खुद में न्यूट्रल है, तो जो भी मेटल यहाँ पे दिए गए हैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में बन पाता है या नहीं बन पाता, बिल्कुल बन पाता है। ठीक है, जरूर बन पाता है, CO के साथ तो बन ही जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे NiCO4 टेट्राहेड्रल शेप है, FeCO5 वेरी पेक्यूलियर शेप, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। आगे ये वाले तो बहुत ही अमेजिंग है। तो कोबाल्ट में हमारे पास जब 8 CO आए तो उनमें से बॉन्डिंग CO कितने हैं, 2 CO बॉन्डिंग पे आ गए। ठीक है, क्रोमियम पे 6 CO लगे तो ऑक्टाहेड्रल बन गया, मैंगनीज पे 10 CO बने, तो बॉन्डिंग CO तो मतलब ब्रिजिंग CO तो कोई भी नहीं है ना, ब्रिजिंग CO कोई नहीं है। 2 ये यूनिट्स थे, इन्होंने आपस में ज्वाइन किया है, खुद नाम भी इनके दिए गए हैं। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। ठीक है, सारे के सारे नाम दिए गए हैं। डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज 0। ये क्या मतलब हुआ जी, ये मतलब ऐसा हुआ कि डेका लिखा 10 के लिए, डाई मैंगनीज क्यों लिखा, 2 मैंगनीज, 2 सेंट्रल मेटल। ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट 0, 8 हमारे पास कार्बोनिल थे, CO थे, और बीच में CO CO का बॉन्ड था, लेकिन कार्बोनिल जो है कोई भी ब्रिजिंग पोजीशन में नहीं आया है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई हमारी बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। लेकिन सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होगा, उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द वेरी लास्ट थ्योरी पार्ट, और वो है इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वन बाय वन गो थ्रू करते हैं, सीधा सीधा पूछा ही जाता है हमसे, है ना।
तो एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं, ऑफ कोर्स यूज किए जाते हैं। कौन से एग्जांपल हैं? ईडीटीए, डीएमजी, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन। जो भी चीज यहाँ पे दी गई है, प्लीज मेक श्योर आप उसका स्ट्रक्चर एक बार जरूर देख लेते हैं। मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा दूंगा सिर्फ, तो उससे भी ऐसा नहीं है कि वो याद रह जाएगा। मेक श्योर टू सर्च दैट स्ट्रक्चर, मेक श्योर टू नोट डाउन दैट स्ट्रक्चर इन योर नोटबुक, ठीक है? अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नेप्थेनॉल, तो नेप्थॉल सॉरी, तो क्यूप्रॉन, ये सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनसे कि हम एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है? क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हार्डनेस ऑफ वाटर का क्लासिकल एग्जांपल है, आप उसमें ईडीटीए के कॉम्प्लेक्स को यूज करते हो, ठीक है? तो Ca+2 Mg+2 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उससे हम आइडिया लग जाता है कि कितनी हार्डनेस है वाटर की। एक चिलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। चिलेटिंग का मतलब क्या है कि जो जो ऐसे डाइडेंडेट लिगेंड्स वगैरह हैं या पॉलीडेंडेट लिगेंड्स हैं, ऑब्वियसली वो एक तरीके से रिंग्स बना रहे हैं ना। अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स मानूं तो ये एक रिंग बन गई अगर डाइडेंडेट ने बनाया तो, ठीक है? तो जब जब रिंग्स वगैरह बनती हैं उस टाइम पे स्टेबिलिटी बढ़ती है, चिलेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। और ईडीटीए क्योंकि काफी फेमस सा मॉलिक्यूल है, ईडीटीए में आप देखेंगे तो देयर आर बेसिकली टोटल हेक्साडेंडेट है वो, है ना? ईडीटीए, इथाइलिन डाइअमीन, एंड टीए से क्या हो जाएगा? टेट्रा एसीटेट, है ना? तो इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट में यू विल सी कि हमारे पास 6 साइट्स आ जाती हैं, है ना? 6 डोनर साइट्स हैं। ऐसा ही इधर एक्सटेंड कर लोगे तो वो आइडिया लग जाएगा क्या कहानी हो रही है, ठीक है? ऐसा ही इधर है, ये दोनों, ये दोनों, ये डोनर साइट, ये डोनर साइट, इधर से ये डोनर साइट, ठीक है? तो हेक्साडेंडेट है तो इसमें चिलेटिंग इफेक्ट काफी स्ट्रांग होता है। और देखो, जैसे कि ये एक्सट्रैक्शन में ऑब्वियसली कंसिडर कर ही सकते हैं हम ये वाला पार्ट कि जो तरीका है एक्सट्रैक्ट करने का, है ना? गोल्ड का कॉम्प्लेक्स बना लेना, आयरन का कॉम्प्लेक्स बना लेना, तो ये सारे तरीके हैं ही। प्योरिफिकेशन मॉन्ड्स प्रोसेस वगैरह देखेंगे तो वहां पे भी कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करता है। और विटामिन वगैरह में डेफिनेटली दे आर इम्पोर्टेंट। स्टार्टिंग हमने वहीं से ही की थी। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, फिर से कंक्लूड भी वहीं कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन है, ठीक है जी। और विटामिन B12 जिसका नाम भी साइनो कोबालमीन है, तो साइनो CN, कोबाल्ट और अमीन, ठीक है? तो इसमें भी क्या समझ आ रहा है कि कोबाल्ट तो कहानी आई गई। और काफी जैसे हैं, और जैसे क्या एग्जांपल लिया इन्होंने? कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कोई ना कोई एंजाइम है ये, एज वर्ड यूज होता है तो एंजाइम होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, है ना? तो ये सब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ही एग्जांपल हुए। और एग्जांपल विल्किंसन कैटलिस्ट, वेरी फेमस कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। तो वो किसका कॉम्प्लेक्स है? रोडियम कॉम्प्लेक्स। ये PPH3 याद आ रहा है क्या? ये कुछ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन था ना, ठीक है? और अगर आप इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज करना चाहें तो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स यूज हो सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में AGBR वाली कहानी आपको पता ही होगी, है ना? तो उस टाइम पे भी आप थायो सॉल्यूशन में या हाइपो सॉल्यूशन में, थायोसल्फेट या हाइपो सॉल्यूशन में, इफ यू गो अहेड कैन फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स। चिलेशन की जो मैंने बात की थी कि चिलेट थेरेपी में आजकल ये यूज होने लगे हैं, है ना? और इट इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ मेटल्स इन टॉक्सिक प्रोपोर्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल सिस्टम। तो एक्सेस ऑफ कॉपर एंड आयरन आर रिमूव्ड बाय चिलेटिंग लिगेंड्स। जैसे कि इन्होंने जो एग्जांपल लिए हैं, 2 आप जरूर याद रखिए, डी पेनिसिलिन अमाइन और डेस फेरोक्साइन बी, ठीक है? तो ये भी एग्जांपल है। EDTA का लेड पॉइजनिंग, वेरी फेमस एग्जांपल। कॉपर के लिए ये जो 2 थे ऊपर वाले वो याद रखने हैं हमें। लेड पॉइजनिंग के लिए EDTA वाला याद रखना है। एंड सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ प्लैटिनम इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। एग्जांपल सिस्प्लैटिन, काफी काफी ऑब्वियस सा एग्जांपल है, काफी फेमस एग्जांपल है ना? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस में भी काउंट हो जाती है। एंड एज वी सेड, अगर हम लास्ट तक रुकेंगे तो हमें PYQ करने का भी चांस मिलेगा। सो ऑल दीज आर PYQs ऑफ 2020 एंड 21। सबसे पहले इसी को कर लें क्या? ये जो डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज था, याद आ रहा है क्या?
कितने ब्रिजिंग CO थे? 0 थे शायद। 0 ब्रिजिंग थे, बल्कि ये कोबाल्ट वाला आ जाए ऑक्टा वाला तो इसमें 2। इस साल दुआ करो कि इसका आंसर तो चलो 0 है ही, लेकिन हम जो केस करें उसमें कोबाल्ट वाला आ जाए, और कोबाल्ट वाले में याद रखने ऑक्टा वाले में कितने होते हैं? 2। ठीक है। हाई स्पिन बोल दिया जी, हाई स्पिन D6, यानी कि क्या अलाउ की है? हाई स्पिन तो कब होती है? जब पेयरिंग हो जाए या ना हो? पेयरिंग ना ही हो फिर तो, है ना? पेयरिंग ना हो, तो पेयरिंग ना हो तो आप भेजो 6 इलेक्ट्रॉन। लो जी, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन को आप उसमें कंसीडर करो, क्या बोलते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो ये गैप कितना होता था? दिस वाज 0.4, 0.4 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स -0.4 डेल्टा ओ, और ऊपर 2 भाग गए तो 2 टाइम्स प्लस 0.6 डेल्टा ओ। ठीक है, ये कहानी हो गई ना। तो ये बना -1.6, ये बना 1.2, तो टोटल कितना आ गया? -0.4। तो -0.4, और इसका आपको 4/9 भी करना पड़ेगा। -0.4 डेल्टा ओ एक ही ऑप्शन है, थोड़ा और अच्छा ऑप्शन हो सकता था, नहीं सॉरी 2 ऑप्शन। तो आप 4/9 कीजिए ना इसका, 4/9 ऑफ बेसिकली 0.4, तो कितना आ जाएगा ये? 4/9 आएगा हमारे पास बेसिकली, लगभग इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या गलती कर रहे हैं हम? तो ये वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी बन रही है? ये वैल्यू हमारे पास बन रही है लगभग -0.4 डेल्टा ओ। ठीक है, टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल में दोनों में ही हाई स्पिन है, टेट्राहेड्रल में तो वैसे भी हाई स्पिन ही बनता था, क्या क्या खास बात है। ठीक है, तो 2 नीचे 3 ऊपर, और 6th इलेक्ट्रॉन भी नीचे। तो क्या लिखोगे आप? यहाँ गैप उल्टा हो जाएगा ना, -0.6 डेल्टा टी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं जी? 3 टाइम्स, और प्लस में 3 टाइम्स क्या करना है? -0.4 डेल्टा टी। ठीक, ये वैल्यू बन रही है 1.8, और ये वैल्यू बन रही है 1.2, तो -0.6। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? दोनों ऑप्शंस के थ्रू डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं। और देख लें, हाँ ये वाला क्वेश्चन था जो मैं बता रहा था कि पेयरिंग एनर्जी अगर रुकोगे तो जरूर बताएंगे किस तरीके से होती है। इस वाले केस में क्या करना है? इस वाले केस में ये बताया है कि 4.9, है ना, D6 है। D6 अच्छा बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, अभी D6 का ही तो केस किया है। तो D6 में तो हमने देखा ही था, ऑक्टाहेड्रल में कितना आ रहा था? -0.4 था क्या? ऑक्टाहेड्रल में था -0.4। है क्या कोई 0.4 वाला ऑप्शन? नहीं दिख रहा। टेट्राहेड्रल में कितना था? टेट्राहेड्रल में -0.6 था, वो ऑप्शन दिख रहा है ये वाला। तो ये तो समझ आ गया हमें कि ये जो ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ये ज्योमेट्री कौन सी है जी? ये ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, इससे ही आ जाएगा। कुछ पी का समझ नहीं आ रहा कि ये पेयरिंग एनर्जी का क्या करें हम। पेयरिंग एनर्जी का ऐसे सोचना पड़ेगा कि D6 अगर है, कुछ भी अगर स्प्लिटिंग ना हुई होती, कुछ भी स्प्लिटिंग ना होती, तो भी D6 तो ऐसे ही रहता। और टेट्राहेड्रल में D6 कैसे रह रहे हैं? टेट्राहेड्रल में भी D6 ऐसे ही रह रहे हैं। तो क्या टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग ने कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग कराई? बिल्कुल नहीं कराई। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग ने क्या कराया फिर? टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग ने ये जरूर करा दिया जी कि इनको नीचे भेज दिया था, तो इनके चक्कर में 3 इंटू -0.6 डेल्टा टी हो गया, 3 इंटू -0.6 डेल्टा टी हो गया, प्लस 3 इंटू 0.4 डेल्टा टी हो गया। तो 1.8 में से 1.2 घटाया तो 0.6 डेल्टा टी आ गया विद अ नेगेटिव साइन। तो वो तो ठीक है, लेकिन बिकॉज टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग डिड नॉट कॉज एनी एक्स्ट्रा स्प्लिटिंग, सो वी शुड कैंसिल दैट पी। ठीक है, तो ये नहीं करता ना कि जी हमें तो एक पेयरिंग दिख रही थी इसलिए हम कर रहे हैं, ना ना ना, ऐसे फालतू चीजें नहीं करनी। उस टाइम भी क्या बोला था मैंने? P represents the extra pairing due to splitting, not the pairing which was already there. ठीक है, चलो कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं,
इनमें बोल रहे हैं कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का कुछ रिलेशन वगैरह बता दो। एक तो सबसे आसान तो यही दिख गया। ये कह रहा है जी ऊपर भगाना बड़ा मुश्किल है जी। ऊपर इलेक्ट्रॉन को भगाना बड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि उसका डेल्टा ज्यादा है पेयरिंग से, तो पेयर करा दिया। पेयर करा ही दिया तो क्या समझ आ गया? पेयर कराते ही ये समझ आ गया कि भाई यहाँ पे हमें, अच्छा आयरन वैसे है कौन सी स्टेट में? ये तो देख लेते हैं हम, थोड़ा ज्यादा जल्दी करने लग गए है ना। आयरन +3 में बेटा ये। आयरन +3 इज व्हाट? Fe+3 इज D5। D5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ही भरो, 6 मत भरो। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इट हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा COCl4, और क्या समझ आ रहा है? ये दो दो लगे हुए हैं कंपाउंड, है ना। ये टेट्रा अमोनियम जो सॉल्ट होता था, टेट्रा अमोनियम सॉल्ट, टर्शियम अमोनियम सॉल्ट, ऐसे 2 सॉल्ट लगे हुए हैं, यानी कि इस ब्रैकेट पे -2 था, यानी कोबाल्ट पे +2 है। तो कोबाल्ट +2 कितना होता है बेटा? कोबाल्ट +2 होता है हमारे पास D8। CO+2 का तो मतलब D8 ही होता है। D8 है, और आपको पता है क्लोरीन कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है नहीं, तो इसका मतलब पेयरिंग नहीं करा पाएगा। पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो क्या बोलोगे? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे पक्का D8 में? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए। क्रोमियम के साथ पानी गया है, क्रोमियम +2 के साथ पानी गया है, तो पानी से तो हम ज्यादा उम्मीद नहीं करते कि वो पेयरिंग करा पाएगा। तो अगर वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो इसका मतलब क्रोमियम +2, पानी अगर देखोगे तो वीक फील्ड लिगेंड में ही था, तो क्रोमियम +2 इज D4, है ना। तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट केस में Cn आ गया, और Fe+2, तो D6 अगर देखें, D6 है और Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा। 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसा पेयर कराएगा कि वो तो बैठ जाएंगे जी इन्हीं में 3 ऑर्बिटल में फिक्स होके। तो इसमें 0 है, यानी सबसे कम 1 वाले का है, 1 वाले का सबसे कम, वो तो यहां से दिख रहा है जी। 2 वाले का सबसे ज्यादा, वो यहां से दिख रहा है जी। तो फिर डिसाइड करने वाले बचे 3 और 4, है ना। तो अगर हम देखें तो 3 वाले का ज्यादा होना चाहिए, 3 वाले का ज्यादा होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया बेटा? ए आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक सिंपल से लॉजिक को अगर आप फॉलो करते चलोगे आपको आंसर मिल जाएगा। और Ma2B2 को बोला है 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन ले लो। एक बार तो टेट्राहेड्रल बना लो जी, बना लिया टेट्राहेड्रल। देखना क्या है इनको, ऑप्टिकल आइसोमर, कैसी बातें कर रहे हो? टेट्राहेड्रल में तो जब तक ABCD नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, तो 0 वाला तो पक्का आ गया। DSP2 यानी स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर में कहां से ऑप्टिकल मिल जाएगा, है जी। A2B2 अगर आप बना भी रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि ये प्लेन में है, सब कुछ प्लेन में है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आ ही गया लाइफ में। ठीक है, तो 0 0 आंसर हो जाएगा अगर हम कंसीडर कर रहे हैं ऑप्टिकल। टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल मिल जाता, क्या पता ABCD करते तो। इसमें स्क्वायर प्लेनर में बड़ा मुश्किल होता ऑप्टिकल ढूंढना। ठीक है, तो ये हमने PYQs किया, और ये सारे PYQs 2020-21 में ही आए हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनफैक्ट अगर आप देखोगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि 2020-2021 में आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जो चीजें आज की क्लास में कराई गई हैं आप उनको ढंग से कर लो, और आप अटेम्प्ट करके देखो कि आप कितने PYQs कर लेते हो। ठीक है, 2 घंटे में अगर आपने तसल्ली से ये वीडियो देख के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बी श्योर ऑफ दिस कि आप मोर देन 90-95% क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कर पाओगे, जेई मेन लेवल के, कोई उसमें डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। ठीक है, तो ट्राई करो कि चीजों को समझते जाओ, क्रिस्पली मैनर में कंप्लीट करते जाओ, और अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, आई होप कि आपको हमारे YouTube चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, and keep watching this channel for further useful and interesting stuff. Thank you.